इसमें हम थोड़ा सा उन लोगों के लिए MBA और EVA बड़े कॉन्सेप्ट है, अगर एक चैनल हम डिस्कस कर जाते हैं तो आप लोग सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर है? जी सर अब क्लियर। ओके तो ये हमने जो लास्ट क्लास में जो बात कही थी वो ये कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, उसको हमने डिस्कस किया था। तो अब उसके बाद जो है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं EVA और MBA। तो कोई बताएगा EVA क्या होता है, MBA क्या होता है? EVA means economic value added. How is this different from profit? जी, anybody? सर मैं बताऊं? जी जी बताइए। सर इसके अंदर MBA और EVA के अंदर हम लोगों ने दो ब्रीफ डिस्कशन किए थे। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और MBA के अंदर जो मेन जो बेसिक अगर आप डिफरेंस को कहें तो ये इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का होता है। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम फर्दर डिस्कशन में जाएं तो दो तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। सही है ना सर? तो इसके अंदर आपने जो एग्जांपल दी थी वो ऐसे ही दी थी कि अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उसके अंदर उसकी इक्विटी 1 लाख रुपए होती है और उसको जो उस पर रिटर्न मिलता है वो 10,000 रुपये है। सही है। और अगर वो सेकंड इन्वेस्टमेंट देखता है जिसके अंदर वो सेम इक्विटी ही इन्वेस्ट करता है और उसके अंदर अगर उसकी जो रिटर्न उसको मिलता है वो 20,000 होता है, तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा सेकंड के अंदर वो उसको 20,000 रुपये होगा। अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो 20,000 माइनस 10,000 यानी जो भी वेरिएंस होगा तो वो होगा, क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमिक इनकम के अंदर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्लूसिव है। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हमने स्मॉल सी डेफिनेशन देखी थी वो ये थी कि कॉस्ट ऑफ डिसीजन, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और इम्प्लिसिट के बारे में आपने ये कहा था सर कि ये बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती है, ये ओनर्स की अपनी मनी होती है। और अगर किसी की इम्प्लिसिट कॉस्ट बहुत हाई होगी इसका ये मतलब है कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ओवर वैल्यूड होगा। और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो करेंसी के अंदर मेजर की जाती है जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये बुक्स के अंदर मौजूद होती है। ये तो हो गया सर EVA। अगर हम MBA की बात करें तो इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि सर आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द बिजनेस, इस डे 1 के बाद से कितनी वैल्यू आपने उसके अंदर ऐड की है। इसका जो छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने ऐसा देखा था कि MVA जो होता है वो मार्केट वैल्यू एट ऑफ इक्विटी माइनस इक्विटी कैपिटल सप्लाइड। और इसके अंदर आपने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, वो ये कहा था कि सर कि अगर एक शेयर की IPO होता है और उसकी पार वैल्यू रखते हैं वो लोग 10 रुपये, मगर जब ट्रांजैक्शन होती है, जब प्रीमियम पे वो सेल किया जाता है वो 30 रुपीज़ का किया जाता है। सही है सर? तो फिर अगर उसकी वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट होकर 60 रुपीज़ हो जाती है तो उसकी जो बुक वैल्यू की रिकॉर्डिंग होगी वो 60 माइनस 30 होगी, 60 माइनस 10 नहीं होगी, क्योंकि वो हम लोगों ने प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम पे ट्रांजेक्शन किया है। और बुक वैल्यू की जो नॉर्मल सी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी वो ये थी कि मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। एक छोटी सी चीज़ और भी सवाल एक साथी ने रेज किया था कि अमोर्टाइज हम इसको क्यों नहीं करते हैं, तो आपने कहा था कि जो अमोर्टाइजेशन होती है वो सिर्फ उन चीज़ों की होती है जो कि नॉक डाउन होते हैं, जैसे कि लाइबिलिटीज़। और EVA और MBA के अंदर जो है रिलेशन वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है, यानी अगर EVA बढ़ेगा तो MBA भी बढ़ेगा, MBA गिरेगा तो EVA भी गिरेगा। इसके अंदर एक एग्जांपल आपने स्टॉक और फ्लो की भी दी थी कि EVA है वो आपका फ्लो है और MBA है जो स्टॉक है। तो ये चीज़ें थी सर। सही है।
तो गुड, ज़बरदस्त। ये आपने जो ऑलमोस्ट इसको समराइज़ कर दिया जो हमने डिस्कस किया था उसमें। और जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, उसको और समझ में आ जाएगा ईवीए और एमबीए का जो ताल्लुक है। जैसे आपका जीपीए होता है ना, तो अगर आपका जीपीए किसी सेमेस्टर में बढ़ेगा तो आपका सीजीपीए बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, इंक्रीज होगा। और अगर आपका नेक्स्ट सर। सेमेस्टर, अगर आपका सलामकुम नेक्स्ट सर। सेमेस्टर, वालेकुम सलाम। सर ये तो हम लोग तो 9 बजे से कनेक्ट करके बैठे हैं, क्लास कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, अभी 45 मिनट बाद कनेक्ट हुई है, वगैरह कुछ भी नहीं लगी। नहीं तो कनेक्ट अभी तो हो गई ना, बस चलें, ठीक है, क्या करें। तो दूसरा ये कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि जीपीए, अगर आपका एक सेमेस्टर में जीपीए बढ़ जाएगा तो व्हाट विल हैपन, वो जो है सीजीपीए आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में जीपीए कम हो जाएगा तो आपका सीजीपीए जो है वो वो उस सेमेस्टर के बाद जो है नेट कम हो जाएगा। तो जीपीए जो है एक्चुअली पुल करता है सीजीपीए को, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, या एवरेज कॉस्ट कह लें, तो आपने देखा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट जो है जब बढ़ती है तो वो एवरेज कॉस्ट को पुल करती है, और जब मार्जिनल कॉस्ट कम होती है तो भी पुल कर रही होती है एवरेज। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करे एवरेज कॉस्ट पे तो एवरेज कॉस्ट जो है वो हाईएस्ट होती है, क्योंकि उसके बाद अगर मार्जिनल कॉस्ट नीचे जा रही होगी तो एवरेज कॉस्ट नीचे जाएगी। तो बिल्कुल वही एग्जांपल इसकी ईवी और एमवीए की है। तो ईवीए जो है वो एमवीए को एक तरह से पुल कर रहा होता है। अगर आप इकोनॉमिकली वैल्यू एडिड रिसोर्सेज काम कर रहे होंगे, सो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज, तो आपकी जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आपके इकोनॉमिकली वैल्यू एडिड काम नहीं होंगे तो आपकी प्राइस कम होनी शुरू हो जाएगी। सही है ना, क्लियर है इसमें? एनी क्वेश्चंस? इसके अंदर कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज पूछनी है? जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो क्लियर है ना, इसका मतलब है हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वी विल बी डिस्कसिंग जो नेक्स्ट चैप्टर है एनालिसिस का। तो अभी तक जो है ये जो चैप्टर है हमने इससे पहले जो डिस्कस किया उसमें अंडरस्टैंडिंग बनाई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और जो अब नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर जो है उसी को जो है हम देखेंगे कि हाउ यू कैन यूटिलाइज दोज इंफॉर्मेशन, दोज अंडरस्टैंडिंग इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव कंपैरिजन के लिए, कंपनीज की परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है ना। तो वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इसको कोई रिकैप करेगा, किस तरह के रेशोज होते हैं, हम क्यों करते हैं एनालिसिस, कोई बताएगा कि हमें एनालिसिस के लिए रेशोज की जरूरत क्यों होती सर वो हम लोग अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए कि हमारी पिछले साल क्या थी परफॉर्मेंस और इस साल परफॉर्मेंस क्या है, उसके लिए हम लोग रेशियोज लगाते हैं। है? रेशोज का फायदा क्या है? तो हम रेशोज क्यों डायरेक्टली भी तो सर हम कंपेयर करते हैं ना, हमारे रेशियोज का फ़ायदा ये है कि हम लोग कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, कि हमारे पिछले साल क्या थी वैल्यूज़ और इस साल क्या वैल्यूज़ हैं, और हम बेंच मार्क करते हैं किस तरह हमने परफॉर्मेंस जो दी उसमें हमने जो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करी है उसमें क्या चीज़ें नहीं जो इस साल भी हम लोग करके उसको बेहतर कर दें अपनी परफॉर्मेंस को। कंपेयर के लिए क्या? जी, सर अस्सलाम सर, जुनैद है। सर बेसिकली रेशोज जो है कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड टूल्स है, बेसिकली स्टैंडर्डाइज एक टूल्स हैं। क्योंकि सर कंपैरिजन अगर हम दो कंपनीज का करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की सेल जो है 10 मिलियन है और दूसरे की सेल जो है 6 मिलियन है, तो डायरेक्टली उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर हम रेशोज का इस्तेमाल करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज टूल जिसमें हम फॉर एग्जांपल अगर हम
नेट प्रॉफिट रेशो चेक कर रहे हैं, सेल्स नेट प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं, सेल डिवाइड कर रहे हैं सेल से, और उसके रेशो को फिर कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनी के रेशो से, तो वो फिर एक कंपैरेटिव बनता है। डायरेक्टली हम सिर्फ फिगर्स को अगर कंपेयर करेंगे तो वो एक उसके हम जो रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए सर हम रेशोज यूज करते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड टूल होता है और जो कंपनीज के फिगर्स के कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो कंपैरिजन के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो जब विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन हम कंपेयर नहीं कर सकते, एप्पल और ऑरेंजेस को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम करते ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो रेशो को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। रेशोज में आप ये देखें ना, फ्रैक्शंस होते हैं बेसिकली रेशोज, जिसमें डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है। तो फ्रैक्शन जो है हमेशा यूनिटलेस मेजर होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो स्टैंडर्डाइजेशन जब भी की जाती है तो यूनिटलेस बन जाती है। तो जब यूनिटलेस बन जाती है तो यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। तो जब यूनिट पे डिपेंड नहीं करती तो वो कंपेयर हो सकती है। फॉर एग्जांपल ROE है, सही है ना। अब ROE जो है एक बड़ी कंपनी का और छोटी कंपनी का हम कंपेयर कर सकते हैं ना। अगर 13% है तो हमें पता है कि 10% कम है और 13% ज़्यादा है। जबकि अगर हम प्रॉफिट को देखें तो बड़ी कंपनी का प्रॉफिट जो है ज़्यादा यूनिट में होगा और छोटी कंपनी का कम यूनिट में होगा। तो हम बायस हो जाएंगे टूवर्ड सेलेक्टिंग बिग कंपनीज, क्योंकि वो यूनिट से बेस करता है। तो यूनिटलेस मेजर जो है वो ज़रूरी होता है कंपैरिजन के लिए, सही है ना। तो किस तरह के कितने तरीके से कंपेयर कर सकते हैं रेशो जी? सर 2 तरीके से। जी, 2 तरीके से बताएं, कौन कौन से तरीके? सर एक तो वही कि मेरे ख्याल से कि पिछले साल की और इस साल की परफॉर्मेंस देखते हैं, सही और है। एक ये देखते हैं बेंचमार्क। सर आपने वीडियो में देखा था, मैंने बेंचमार्क के हम लोग अपनी परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं उस पे, जैसे मेरी कंपनी का एक केस है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक कंप्रेशन मशीन चल रही है, वो 32 पंचिस पे चल रही है। सही है, लास्ट फिर मैंने उसको ये करा कि उसके जो ना 5 पंचिस लूज हो गए, सही है। तो हमने उसमें हमारी प्रोड्यूस जो है वो कम हुआ। अब इस साल जो हमने वो 5 पंच पूरे करके, अब हमने उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करके उसको 100% प्रोड्यूस किया, 100% टाइम पे। तो एक बेंचमार्क हो गया, हमने 5 पंचेस ऐड करके उसको पूरा प्रोड्यूस करा। तो बेंचमार्क जो है आपका कोई तय करते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री एवरेज भी हो सकती है, आपकी कंपेटिटर भी हो सकता है। बेंचमार्क जो है जी वो जी बिल्कुल। टारगेट होता है कि जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो आप जो कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा कंपेयर हम क्यों करते हैं, हम ये देखते हैं कि आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए कंपैरिजन होता है। बगैर कंपैरिजन में एब्सोल्यूट मेजर में आप ये नहीं बता सकते कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो मैं इसलिए कहूँगा कि वो दूसरों से बेहतर पढ़ रहा है। कंपैरिजन जो है वो उसके लिए जो है आपको कोई बेंचमार्क बनाना पड़ता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप उसको बेंचमार्क बनाएं। तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन, कि आप जो है ना अपने पीयर से कंपेयर करते हैं। एक तरीका ये होता है कंपेयर का, आप जो है आप अपने आप से कंपेयर करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि पिछले साल हमारा जो है ना वो प्रॉफिट इतना था, इस साल इतना हो गया, तो इतने % ग्रोथ हुई। तो अगर हम ये कहते हैं प्रॉफिट में इतने % ग्रोथ हुई, तो हम एक्चुअली कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप से। तो आप ये भी कंपैरिजन का एक होता है कि आप जो है ना पिछले साल से आपने परफॉर्मेंस बेहतर की या नहीं। तो ये दोनों तरीके से कंपैरिजन होते हैं। तो रेशोज जो है वो दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। बेंचमार्क से भी आप कंपेयर कर सकते हैं और अपने आप से भी कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर क्लियर सर। तो जो रेशोज हैं वो जो हमने मोटे मोटे ग्रुप्स हैं, ये 5 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं रेशोज के, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हमारा तरीका इसमें यही था कि ये कोई 26, 27 या 30 रेशोज होंगे, तो उसको लेकर हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अगर आपको ग्रुप समझ में आ जाएगा तो आपको रेशोज भी समझ में आ जाएंगे। तो ये ग्रुप्स में जो है तो ये लिक्विडिटी रेशोज होते हैं, एसेट मैनेजमेंट है, डेट मैनेजमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट वैल्यू, ये 5 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी से, ठीक है। तो लिक्विडिटी के ग्रुप में कौन कौन से रेशोज आते हैं, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इस लिक्विडिटी के रेशोज से हमें क्या मालूम होता है कंपनी के बारे में। जी, कोई कौन बताएगा? सर मैं बताऊं जुनैद? जुनैद, चलें आप बता दें। सर लिक्विडिटी में वैसे बेसिक जो होते हैं, एक तो करंट रेशो, क्विक रेशो,
जो लिक्विड रेशो होता है उसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और इसका पर्पज़ ये होता है कि हम ये देखने का हमारी कंपनी की कितनी स्ट्रेंथ है करंट लाइबिलिटीज़ को, करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने। सही है। और तो लिक्विडिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? लिक्विडिटी सर इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम ये देख सकें कि कंपनीज जो उसकी करंट ऑब्लिगेशन है उसको मीट करने की उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो उसको मीट कर भी सकती है या वो आगे जाकर उसको मीट नहीं कर पाएगी और जो है डिफॉल्ट में चल जा सकती है। इस चीज़ को देखने के लिए सर दूसरा सर एक पर्पस ये भी होता है कि अगर कहीं एक्सेस लिक्विडिटी मौजूद होती है, दैट मीन्स कि उसने अपने करंट एसेट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो जो है वेस्ट हो रहे हैं उसके करंट एसेट्स, तो ये पर्पस भी होता है। और कोई बताएगा इसमें, कोई ऐड करेगा? सर शॉर्ट टर्म डेबिट के लिए यूज होती है। हाँ मतलब बताएं, क्या एलेबरेट करें। जी, और हसीब आप कुछ क्या शॉर्ट टर्म क्या मतलब थोड़ा जी समझाएं? सर मैं ऐड करना चाह रहा था, ये आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, आई एम नॉट श्योर, बस मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। जैसे कि सर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए, कोई भी शॉप चलाने के लिए, कोई बिजनेस चलाने के लिए आपको कैश की ज़रूरत तो होती है, सही है ना। ऑन डेली बेसिस जो आपने पेमेंट्स करनी है या जो भी एक्टिविटीज़ आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए कैश तो चाहिए होता है। तो जो कैश की जो सर जो अरेंजमेंट होगी ना, वो शायद इसके अंदर फॉल करेगी। नॉट श्योर सर, जैसा हाँ है नहीं, ये। आपकी बात सही है बिल्कुल कि लिक्विडिटी, सवाल ये है कि लिक्विडिटी क्यों इम्पोर्टेंट होती है ना। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि हम लिक्विडिटी रेशो को टेस्ट कर रहे हैं, तो 5 चीज़ें हमने बताएंगे कि कंपनी के लिए 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे इसमें आ रहा है, पहला तो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या बताती है कि आपके पास लिक्विड एसेट कितने हैं, ठीक है। दूसरा एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट क्या बताते हैं कि आपने अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली मैनेज किया है, सही है। तीसरा डेट है कि आपकी डेट कितनी है। चौथा प्रॉफिटेबिलिटी है कि आपने प्रॉफिट कितना कमाया है। और पांचवा क्या है, मार्केट वैल्यू है, यानी कि मार्केट पर आपका कॉन्फिडेंस कितना है। तो अब इस खास तौर पे ये जो रेशो जितने भी हैं, इसमें कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि नेचुरली इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी है। और प्रॉफिटेबिलिटी हमें मालूम है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो कंपनी बेहतर होगी, तो उसका इंपॉर्टेंस मतलब पता है। मार्केट वैल्यू की मोरलेस हमें मालूम है कि भाई आपकी कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का आता है। एसेट मैनेजमेंट की भी इंपॉर्टेंस पता है कि जितना आप एफिशिएंटली आप अपने आप रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, ठीक है ना। तो दो चीज़ें जो है थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन होती है। एक तो डेट मैनेजमेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि डेट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, और ज़्यादा डेट अच्छी है या ज़्यादा कम डेट अच्छी है। और दूसरा लिक्विडिटी के, लिक्विडिटी ही क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी डायरेक्टली जो है दो ही चीज़ें देखते हैं ना, रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी। तो लिक्विडिटी जो है वो इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे एक इन्होंने बताया, हसीब ने बताया कि जो है लिक्विडिटी की वजह से जो है आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी करते हैं। और कंपनी जो है वो कितनी भी अच्छी बेहतर परफॉर्म कर रही हो, अगर उसके पास कैश फ्लो नहीं होगा टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, तो वो डिस्ट्रेस में चली जाती है कंपनी। और डिस्ट्रेस में जाने की वजह से क्या होता है कि उसको फिर बोरो करना पड़ता है, और वो जो टर्म, जिस टर्म पे वो बोरो करेगी या वो उससे निकलेगी, वो उसके टर्म नहीं होते। और कभी कभार जो है अगर आपको फंडिंग वक्त पे नहीं मिली तो आप जो है वो आपकी कंपनी बैंकरप्टी हो सकती है, आपकी कंपनी को नुकसान भी पहुंच सकता है, इनरिवोकेबल डैमेज। तो इसलिए जो है लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी इसी तरह से जैसे एक ऑक्सीजन सप्लाई है, कि अगर आपको ऑक्सीजन सप्लाई आपकी कम हो जाती है तो आप डिस्ट्रेस में चले जाएंगे, नो मैटर हाउ वेल यू आर, जितनी भी हेल्दी हैं। तो वो बेसिक चीज़ आपकी होती है ये, सही है ना, बात समझ में आई। तो उसके जो रेशोज हैं वो डिस्कस किए थे, वो कौन कौन से रेशोज हैं जी, वाप साहब आप बता रहे थे जी, बताए कोई कौन कौन से सर मैं ये कहूँगा, ये लिक्विडिटी नहीं हो तो कोविड हो जाता है कंपनी को। हाँ, वो अभी आप कोविड से लिक्विडिटी आप समझ सकते हैं ना, कि अच्छा भला इंसान है और वो बिल्कुल सेहतमंद है,
लेकिन उसको ऑक्सीजन कम मिल रही है तो उसके सारी चीज़ें बेकार हो जाती है ना। हालांकि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बॉडी बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल ये लिक्विडिटी का मसला है कि आपकी हर चीज़ सही है और सिर्फ आपको वक्त पे कैश नहीं मिलता तो आपकी इतनी बड़ी डिस्ट्रेस हो जाती है कि आपकी बैंकरप्सी की तरफ चली जाती है ना। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे दीवान की एग्जांपल थी कि सिर्फ कैश फ्लो ना होने की वजह से उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी बाहर एक ज़माने में। जी बात समझ में आई? कोविड से तो आप समझ सकते हैं। तो जी कोई इसको ऐड करेगा या इसमें ये बताया कि रेशियोज कौन कौन से होते हैं? जी लिक्विडिटी रेशियो कौन कौन से हैं और वो क्या बताते हैं? एनीबॉडी? जी जुनैद। सर करंट एसेट रेशो होता है जिसके अंदर हम करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटीज, और सॉरी करंट एसेट्स डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटीज से, और रेशो हम देखते हैं कि करंट एसेट्स की क्या सिचुएशन है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज। और इसके अंदर करंट एसेट्स के अंदर आपकी इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स आपकी, और जो प्रीपेड और कैश, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा सर होता है क्विक एसेट रेशो या एसेट रेशो भी कहते हैं। उसके अंदर सर हम करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज ही करते हैं, लेकिन करंट एसेट्स के अंदर से इन्वेंट्री हम माइनस कर देते हैं और प्रीपेड भी माइनस कर देते हैं। फिर रिसीवेबल्स और कैश को हम कंपेयर करते हैं लायबिलिटीज से। मतलब हम जो है लिक्विडिटी को और ज़्यादा जो है कहना चाहिए लिक्विड, मजीद उसको लिक्विड कर देते हैं, मजीद उसको। इन्वेंट्री क्या लिक्विड नहीं होती क्या? सर इन्वेंट्री लिक्विड होती है, लेकिन वो भी फौरन कन्वर्टेबल नहीं होती, क्योंकि इन्वेंट्री सर आपके हाथ पे डिपेंड नहीं करती। इन्वेंट्री जो सेलर है, जो बायर है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो खरीदेगा तो बिकेगी। तो इसलिए आप ठीक है ना, जितनी कैश लिक्विड होता है उतना इतने लिक्विड इन्वेंट्री नहीं होती। बिल्कुल सर, समटाइम्स ऐसा होता है कि नेचुरली जो है डिमांड कम हो जाती है आपकी प्रोडक्ट की, तो आपकी इन्वेंट्री पाइल अप हो जाती है, तो आप बेचने की कोशिश करते भी हैं तब भी नहीं बिक रही होती। तब भी नहीं बिक रही होती, बिल्कुल तो सर। इसलिए जो हम ये कहते हैं कि इन्वेंट्री को एज अ लिक्विड हर वक्त जो है ना वो नहीं है इसको रख सकते, हर वक्त क्योंकि इसको बिल्कुल सर। इस वजह से जो है ना हम उसको माइनस करते हैं, यानी कि एक दर्जा ऊपर लिक्विडिटी पे चले जाते हैं तो हम उसको कहते हैं क्विक रेशो। सही है, एसिड टेस्ट रेशो उसका और वर्ड है। इसी तरह से चले जाते हैं तो कैश रेशो आ जाता है, उसमें सिर्फ हम कैश ले रहे होते हैं। बिल्कुल। ये बात साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? तो हम लिक्विडिटी में रेशियोज देखते हैं, वो 3-4 किस्म के रेशियोज देखते हैं जो नॉर्मली आप अकाउंट में देखेंगे तो आएगा। एक आएगा आपका करंट रेशियो जो इन्होंने बताया भाई ने, और दूसरा रेशियो आ जाता है आपका कहते हैं क्विक रेशियो, जो कि और फर्दर क्विक एसेट रेशियो जो आ जाता है, जो आपने भी एक्सप्लेन किया। फिर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है, और आता है डेज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल के। दूसरा ग्रुप हो गया ना। ये सब करंट एसेट के ऊपर फोकस करके रेशियो हैं। आप देखें सारे जो है ना एसेट्स, एक रिसीवेबल पर है, एक इन्वेंट्री पर है, एक आपके अच्छा नहीं, एक चीज़ तो ये है कि इन्वेंट्री टर्नओवर तो ये बताता है आपको कि इन्वेंट्री जो है वो कितनी बेहतर तरीके से यूज़ हुई है या नहीं हुई बेसिकली ना। तो वो हमने जो है ना इसमें क्लासिफाई किया हुआ है एसेट मैनेजमेंट में। एसेट मैनेजमेंट में चला जाएगा, ठीक है, सही है। वो हम जो है ना एसेट मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा वही है। सही है ना। तो व्हाट अबाउट डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग जो है सर, वो भी उसमें आएगा लिक्विडिटी में? डेज आउटस्टैंडिंग जो टर्नओवर हो गए, जितने भी टर्नओवर रेशो हैं या उससे रिलेटेड, जैसे डीएसओ हो गया, ये सारा जो है हम एसेट मैनेजमेंट में कहेंगे, क्योंकि टर्नओवर ये बताता है हमें कि आपने कितनी बेहतर तरीके से जो है अपनी इन्वेंट्री को यूज़ किया है, या जिसका भी टर्नओवर निकाल रहे हैं ना। तो वो चीज़ जो है ना वो उसकी इफिशिएंसी बता रही है। लिक्विडिटी बता रहे हैं कि कितना परसेंट आपका जो है ना वो जो लिक्विड एसेट है करंट लिक्विडिटी में डाल सकते हैं अभी फिलहाल ये कि क्विक एसिड और करंट रेशियो दो ही है ना। हाँ दो ही है, आप समझ लें, दो
या आप कैश रेशो भी कह सकते हैं, कैश रेशो में सिर्फ कैश डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी आ सकता है ना, या फिर वर्किंग कैपिटल भी। अच्छा, वर्किंग कैपिटल एक्चुअली कैपिटल भी लिक्विडिटी का आप कह सकते हैं, लेकिन वो रेशोज नहीं है वैसे। आप जैसे Major। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, रेशोज में वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है एसेट मैनेजमेंट, तो उसके बारे में कुछ बताएगा, एसेट मैनेजमेंट का क्या क्या रोल है? अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला आरिफ। नहीं सर, मुझे ना इसमें ऐड करना था, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी एक होता है, तो वो भी लिक्विडिटी रेशियो का ही होगा ना? नहीं, डेट तो वो डेट रेशियो, डेट मैनेजमेंट में वो आएगा। डिफरेंट कैसे? अच्छा, वो डिफरेंट कैसे? हाँ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बताएं कि ये जो है सेकंड ग्रुप जो है जो एसेट मैनेजमेंट है, ये इसके बारे में कोई बताएगा एनीबॉडी? जी जुनैद, आप बता देते। सर इसमें एक तो जो मुझे पता है, एक रिटर्न ऑन एसेट का एक रेशो का एक फॉर्मूला होता है, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं उसके ऊपर उसके बेस करके हमने जो सेल की है उसका क्या रेशो है, हमने उन एसेट्स के ऊपर अपना कितना टर्नओवर जनरेट किया है। तो बेसिकली सर एक कंपैरिजन होता है। रिटर्न ऑन एसेट जो है वो तो है आरओई जो है वो तो एक प्रॉफिटेबिलिटी है। ये आप कह रहे हैं फिक्स एसेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इसमें सर एक इन्वेंट्री टर्नओवर भी आ जाता है एसेट मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम जो इन्वेंट्री जो हम बेच रहे हैं उसका टर्नओवर क्या है, मतलब वो कितने पीरियड में जो है बिक रही है, या कितने पीरियड में उसका टर्नओवर जनरेट हो रहा है, तो वो चीज़ भी हम सर देख रहे होते हैं। जी अब्दुल वाब साहब। हाँ जी सर, ये इसके अंदर बेसिकली अब जो मैं गलत कर गया था, आपने पहले करेक्ट किया है। एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर आएगा, मतलब वो आएगा साल में कितनी दफ़ा हम जो है वो मैनेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री कितनी रोल ओवर हो सक रही है, और कितने दिन के अंदर हम इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर सक रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर सेल कर दे रहे हैं। फिर डे सेल्स आउटस्टैंडिंग या फिर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, दोनों तरह से उसको अपोजिट कर देंगे, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, वरना अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर भी होता है। और तीसरा रेशियो जो है वो फिक्स एसेट टर्नओवर, कि हमारा फिक्स एसेट कितने यूटिलाइज हो रहे हैं। और आखिर में टोटल एसेट टर्नओवर, मीन्स टोटल एसेट हमारे कितने साल के अंदर हमारे सेल से उसका रेशियो क्या निकल रहा है, मतलब यानी हमारे पास हमारी एफिशिएंसी एक तरह से कैच हो रही है कि ये एसेट कितने अच्छे हम मैनेज कर रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी जो है टर्नओवर से एफिशिएंसी का कैसे मालूम होता है? सर ये इस तरह से मालूम हो जाता है कि अगर आपकी ना से व्हाट आपने जो कहा कि भाई अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर था, से व्हाट एग्जांपल पुट करता है इन्वेंट्री टर्नओवर। तो अगर हमारे पास इन्वेंट्री से 1 लाख की पड़ी हुई है और हमारी सेल्स साल में जो है वो 1 मिलियन की होती है, तो इट मीन्स हम 10 दफ़ा साइकिल घुमा लेते हैं इन्वेंट्री का साल में। तो मीन्स हम ऑलमोस्ट 1.25 महीने पे जो है वो हम लोग अपनी प्रोडक्शन जो है वो इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट मींस कि आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं इन्वेंट्री। अच्छा, इससे प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे फायदा होगा? इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में फ़ायदा, जितनी दफ़ा हम साल में साइकिल घुमाएंगे अपनी इन्वेंट्री का, तो हमारा जो कैपिटल ब्लॉक हुआ हुआ है ना, अगर 1 लाख इन्वेंट्री के अंदर, तो कैपिटल उतना ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। अगर हम वही साइकिल 2 दफ़ा साल में करते हैं तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है कैपिटल। बिल्कुल, गुड। हाँ, क्योंकि कैपिटल के अंदर हम कॉस्ट पे कर रहे हैं इन्वेंट्री को फाइनेंस करने के लिए, और दूसरे एंड पर हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट आ रहा है। सेम दूसरा, जब हम रिसीवेबल टर्नओवर करते हैं उसमें भी हमारा कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, उसकी भी कॉस्ट हमें पड़ रही है सेम। और उसी तरह आप देखो, फिक्स एसेट हमने जो लिए हुए हैं, तो फिक्स एसेट हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए होती है, तो उसकी क्या रिटर्न, उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, और उसके अगेंस्ट हमें कितनी सेल्स जनरेट करके दे रहा है फिक्स एसेट। अगर हम साल में 8 टाइम्स करते हैं या 6 टाइम्स करते हैं, और क्योंकि उसमें ऑब्वियसली फिक्स एसेट टर्नओवर थोड़ा कम होगा और टोटल एसेट और कम हो जाएगा, लेकिन जो आपका रिसीवेबल और इन्वेंट्री टर्नओवर है ना, वो ज़्यादा होना चाहिए। सही है, ठीक है, गुड। और कोई जी खलील रहमान सर, मेरा क्वेश्चन है जी। सर, ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर का कुछ फॉर्मूला है, सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री,
सर इसके अंदर इन्वेंट्री जो है वो हम सेलिंग प्राइस पे लेंगे ना, क्योंकि वैसे तो हम उसको कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, क्योंकि वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रही होती है इन्वेंट्री। तो सर ये जरा वो क्लियर कर दिएगा मुझे, इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होगी। इन्वेंट्री जो है वो तो सेल होती नहीं है, तो सेलिंग प्राइस कैसे लेंगे? पहली बात तो ये तो कॉस्ट सर अगर हम, तो फिर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से नहीं कंपेयर करना चाहिए हमें इसको। नहीं, कॉस्ट पे सवाल ये है ना, जैसे आपका जो भी आप फीफो कर रहे हैं, लीफो कर रहे हैं, तो जो भी आप कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इन्वेंट्री लेंगे। अगर आप फीफो कर रहे हैं तो आप लास्ट इन की वेंडिंग इन्वेंट्री लेंगे जो लास्ट आपने परचेज की है। तो सर इससे ये नहीं होगा कि सेल्स ये वो तो सेलिंग प्राइस पर है लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट पर है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, अच्छा अच्छा ओके सही आपका, अच्छा अच्छा पॉइंट है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने सेल्स को न्यूमरेटर लिया हाँ और इन्वेंट्री डिनोमिनेटर में है, तो सेल क्योंकि सेलिंग प्राइस है और इन्वेंट्री कॉस्ट पर है, तो जी सर। ये जो है मेजर ज़रा सही नहीं लगेगा, और टर्नओवर जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा, असल में कम है। ये बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम सेल्स, इसीलिए जो है ना बहुत सारे जगहों पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एज ए न्यूमरेटर लिया जाता है जी इन्वेंट्री, सर मैं तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक मेजर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन इन्वेंट्री। यस क्योंकि सर। अगर हम सेल्स अपॉन इन्वेंट्री ले रहे होंगे तो वो थोड़ा सा अपवर्ड बायस बताएगी, इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा बताएगी, क्योंकि आपने क्योंकि इन्वेंट्री आपने कॉस्ट पे ली है और सेल जो आपने उसको न्यूमरेटर लिया है वो आपने सेलिंग प्राइस पे ली है, तो बिल्कुल सर। जो फर्क होता है वो जो है अपवर्ड बायस होगा इन्वेंट्री टर्नओवर को। इसी वजह से जो है ना काफ़ी जगहों पे, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल भी यही है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर मेजर है जिससे आप कंपेयर करें, और बहुत सी किताबों में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ही है, ठीक है ना। जी सर। तो यू कैन, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट यही है। अब इसको जो है अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेना चाहें तो वो ले लें, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशन हम यूज़ कर रहे हैं सेल्स का, तो हमने इस वक्त ले लिया है, लेकिन यू कैन टेक एज वेल, मतलब कॉन्सेप्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली क्लोज वो है, ये आपकी बात सही है, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। और एनीबडी एल्स? तो इन्वेंट्री जो है वो, अच्छा एक चीज़ समझ ले, सेल्स लेने की एक वजह एक और भी है, एक आसानी है कि जितने भी टर्नओवर्स होते हैं उसको हम सेल से जो है से डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम टर्नओवर कहें तो एक बेंचमार्क, यानी आप शॉर्टकट कह लें कि जब भी आप टर्नओवर कहें तो जिसका टर्नओवर है वो डिनोमिनेटर में आएगा और सेल्स न्यूमरेटर में आ जाएगा। इन्वेंट्री में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी जगह अकाउंट रिसीवेबल्स है या फिक्स एसेट्स है, तो वो एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है। इस वजह से हम जो है ना वो टर्नओवर को सेल्स नहीं ले रहे, एक वजह ये भी है, ठीक है ना। वैसे कॉन्सेप्चुअली जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा बेहतर मिलेगा। और एनीथिंग एल्स? तो बेसिकली ये जो है, इन्होंने बताया कि इन्वेंट्री टर्नओवर या टर्नओवर रेशियो जो है वो रोलिंग का बताते हैं। जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा उतना आपने साल में ज़्यादा रोलिंग की हुई होगी, और जितनी रोलिंग ज़्यादा होगी साल में उतना ही दफ़ा आपका कैश जल्दी फ्री होगा टू बाय मोर इन्वेंट्री, टू बाय मोर, और कैश साइकिल आपकी चलती रहेगी, और जितना कैश साइकिल ज़्यादा होगी साल में उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस वजह से जो है फिर आपको जो है एक्सटर्नल फंडिंग की, एक वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इंटरनली कम वर्किंग कैपिटल में भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो इसी वजह से इस पॉइंट से जो है टर्नओवर रेशियोज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना एफिशिएंटली आप मैनेज करेंगे उतना ही आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, तो इन्वेंट्री जैसे हो गया। हाँ, इसके अलावा और कौन कौन से रेशियोज होते हैं टर्नओवर के? इसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर है, तो इसका जो एवरेज है वो आ रहा है 4.1, जबकि इंडस्ट्री का 6 है। तो दैट मीन्स कि इंडस्ट्री जो है वो 6 टाइम जो है वो 6 टाइम रिवॉल्व कर रही है इन्वेंट्री को, आप 4 टाइम्स कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप अपना बिजनेस चलाएंगे तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, क्योंकि आपका पैसा जो है वो ज़रा फंस रहा है इन्वेंट्री के अंदर, सही है ना। अगर इन्वेंट्री को आप ज़्यादा जल्दी बेचेंगे तो क्या होगा कि आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरह डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग है, ये जो है यही टर्नओवर को डेज की फॉर्म में बताया जाता है, रिसीवेबल्स अपॉन एवरेज डेली सेल्स। डेली सेल्स का मतलब एक दिन में आप कितनी सेल्स करते हैं, और रिसीवेबल्स जो है टोटल अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स है जो पूरे साल में आपने किया हुआ होता है। तो हम ये 45 अगर आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो जो रिसीवेबल्स हैं वो 45 टाइम्स हैं आपकी एक दिन की सेल्स का। तो दैट मीन्स कि आपने 45 डेज जो है अपनी सेल्स को रिसीवेबल के अंदर रखा हुआ है।
यानी कि अगर हम ये कहें कि 365 दिन के अंदर है, तो यानी कि रिसीवेबल्स आपके 45 डेज के, यानी कि 45 डेज की सेल जो है वो रिसीवेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो जितना कम ये रिसीवेबल्स होगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि वो रिसीवेबल भी जो है ना आपकी साइकिल को रोक रहा होता है। क्योंकि साइकिल को आप समझ लें कि आपकी जो सेल्स होती है, सेल्स के बाद जो है वो रिसीवेबल्स में बनता है, रिसीवेबल के बाद कैश बनता है, कैश के बाद इन्वेंट्री बनती है, इन्वेंट्री के बाद जो है वो दोबारा सेल्स बन जाती है, ठीक है। तो अब इस साइकिल को में कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी कुछ होल्ड अप होगा, तो वो जो है आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो अगर 45 डेज का रिसीवेबल्स है, दैट मीन्स कि आपकी सेल 45 डेज तक स्टक रहती हैं साल में, तो यू नीड टू लोअर दैट। सही। फिक्स एसेट टर्नओवर क्या है? सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। जी सर एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, वहाँ बात करूँ सर। सर एक दो और रेशियोज भी हो सकते हैं, और कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर भी होता है। हाँ, वो भी हो सकता है। अकाउंट पेबल टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल तो ये डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग टर्नओवर। अच्छा, हाँ, वो भी हो सकता है, बिल्कुल वो हो सकता है। और जब ये हम तीन रेशियोज मिलाते हैं, अकाउंट इन्वेंट्री टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर और नेगेटिव के अंदर अकाउंट पेबल टर्नओवर को करें, तो ये कैश साइकिल, ये कैश साइकिल बनती है। ये अच्छा आपने पॉइंट बताया कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर और अकाउंट पेबल, वो इन्वेंट्री टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा। इसी तरह से अकाउंट पेबल टर्नओवर जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा कैश साइकिल के लिए। कैश साइकिल शॉर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि पेबल का टर्नओवर कम होना बेहतर है, क्योंकि पेबल का टर्नओवर का मतलब यही है कि आप जल्दी से कैश रिलीज नहीं कर रहे, तो कैश आपके पास एक्सेस में आ रहा है। तो पेबल बेसिकली इट्स अ सोर्स ऑफ कैश, तो उसका टर्नओवर कम होगा तो आपका कैश ज़्यादा हो जाएगा। सही है ना। रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री इज बेसिकली द यूज ऑफ कैश होता है ना। तो इस वजह से जो है ना उसका टर्नओवर ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है बात? ये बात अच्छी इन्होंने पॉइंट बताया, ठीक है। इसी तरह से फिक्स एसेट टर्नओवर है। ये क्या शो करते हैं फिक्स एसेट टर्नओवर? जी तो बताएगा। एनीबडी जो ये जी वाप साहब बताएं। फिक्स एसेट टर्नओवर ये एक्चुअली ये शो करता है कि हम हमारे एसेट्स कितनी दफ़ा जो है ना उसके इक्विवेलेंट हमारी सेल्स हो रही है, या कितने टाइम्स हो रही है हमारी सेल्स। अगर यहाँ पे जैसा 8.6 एक्स आ रहा है, तो मीन्स हमारे फिक्स एसेट ये 8 टाइम्स सेल्स हो रही है एवरी ईयर। तो अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उसी के हिसाब से है, तो हम जो है वो अपने फिक्स एसेट को इतनी दफ़ा जो है ना मतलब एक तरह से हमारे पास हमारी जो एक तरफ हमारी जो फिक्स एसेट की कॉस्ट पड़ी हुई है फाइनेंस करने की, और साथ में हमारे पास रेवेन्यू आ रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इंटरनली जनरेटेड फंड से और फिक्स एसेट इसमें से हम खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन अंदर जैसे 8 है, तो 12.5% अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो, तो हमारे पास प्रॉफिट इतना आ जाएगा एक साल में कि हम इतने फिक्स एसेट और खड़ी कर सकें। सही। मतलब आप 100 को डिवाइड बाय 8 करें तो इसमें जो है फिक्स एसेट जो है वो ये बताता है कि अगर आपके फिक्स एसेट की क्वालिटी भी बता रहा होता है, क्योंकि फिक्स एसेट टर्नओवर जो है वो मैनेजमेंट का अमल दखल इतना नहीं होता कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर फिक्स एसेट रादर देन द क्वालिटी ऑफ फिक्स एसेट तो फिक्स होता है ना। तो वो सर इसमें जी कौन बताएं। इसमें ये होता है कि बिजनेस कितने एफिशिएंटली अपने फिक्स एसेट यूज कर रही है सेल्स करने के लिए टू जनरेट सेल्स। तो जो है वो जितना एफिशिएंटली वो अपने फिक्स एसेट को यूटिलाइज करेगी, उतनी आई गेस सेल्स इनपुट बढ़ा सकती है। तो ये होता है। तो अब इसमें जो है ना क्वालिटी ऑफ फिक्स एसेट जो है वो मैटर करते हैं। और क्वालिटी जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नई मशीनरी खरीदी है, नया प्लांट लगाया है, नई टेक्नोलॉजी है, तो उसका टर्नओवर बेहतर होगा एज कम्पेयर टू ओल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, अगर आपके कोई बिक रही है, एवरीथिंग सेल्स वेल्स हो रही है, तो इस वजह से क्वालिटी भी इसमें देखी जाती है। अगर फिक्स एसेट का टर्नओवर अच्छा है तो हम ये समझते हैं कि आपकी प्लांट की क्वालिटी जो है वो बेहतर है, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेहतर है, एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर है। सही है ना। चलें तो इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है कि सर मैं कहता हूँ कि अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है या नॉन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो नॉन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के अंदर जो माइट बी
टर्नओवर बहुत हाई हो, और कैपिटल इंटेंसिव में टर्नओवर कम होगा, डिपेंड करेगा इस तरह से ना। तो ये इंडस्ट्री के एवरेजेस भी थोड़े से डिफरेंट। तो हाँ, ये है कि क्योंकि आपने कंपेयर कर रहे हैं, बेंचमार्क आपने बनाया हुआ है, तो आप अपने बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे, तो बाज़ जगह जो है इंडस्ट्री वाइज डिफरेंट होता है। पावर प्लांट्स हैं वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, पावर प्लांट्स। पावर प्लांट होता है, तो ये जो है इंडस्ट्री एवरेज जो है वो डिपेंड करेगा आपका, आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि एब्सोल्यूट रेशोज को एब्सोल्युटली कुछ नहीं बता रहे होते। अगर आपका रेशो 5 है तो कुछ इंडस्ट्री के लिए वो अच्छा हो सकता है, कुछ इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये दैट डिपेंड्स कि आपका बेंचमार्क क्या है। तो वो आपकी बात सही है, इंडस्ट्री वाइज जो है ये मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर है, अब आईटी के अंदर तो देयर इज नो ऑलमोस्ट नो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उस केस के अंदर टर्नओवर ऑब्वियसली बहुत हाई होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा हाई होगा। चलिए, तो उनका रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन रेट भी बहुत हाई होता है। हाँ, वो उनका डेप्रिसिएशन, तो वो उनका इंडस्ट्री के वाइज, हर इंडस्ट्री की ना अलग ही जो है ना पूरी एनालिसिस होता है ना। इसी वजह से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं जो एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट दूसरी इंडस्ट्री का इतना अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकता। तो ये है फिक्स एसेट, इसका टोटल एसेट है, टोटल एसेट यानी करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। तो अब जैसे ये केस है, इसके अंदर बताया है कि इंडस्ट्री का फिक्स एसेट टर्नओवर जो है वो इंडस्ट्री का 7 है, ये नजर आ रहा होगा, और आपका 8.6 है, ठीक है ना। इसमें टोटल एसेट टर्नओवर इंडस्ट्री का 2.6 है, आपका 2 है। तो इस रेशो से आप क्या बता सकते हैं इस कंपनी के बारे में? जी, कौन बताएगा? जी बात साहब। यस सर, इसके अंदर तो इंडस्ट्री से बेहतर है फिक्स एसेट के अंदर ये, और टोटल एसेट में जो है वो बेटर नहीं है वर्ड से, बस हाँ थोड़ा कम है, काफ़ी कम है इंडस्ट्री से, और ये पहले ज़्यादा था। अच्छा देखिए, मेरा जो इसका गोल है ना, इसका मकसद इस एक्सरसाइज का वो ये कि आप जो है ना कंपनी के बारे में इंडिपेंडेंट राय कायम कर सकें ना, यानी कि आप वो नहीं बताएं जो कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में बताती है। तो आप इंडिपेंडेंट राय, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना रेशोज को देख के पता चलती है कंपनी के बारे में। तो ये जो 2 रेशोज जो दिए हुए हैं, इसको देखते हुए कुछ कंपनी के बारे में मालूम हो रहा है आपको? जी, कोई कौन बताएगा? तो मैं एक बात कहूँ सर, टोटल एसेट सर अगर आप मैं देखें बताऊं? तो अरे हाँ, रुके जुनैद, पहले हाँ जी वापस। हाँ मैं कहता हूँ सर डिक्लाइनिंग। जी वहाँ आप कंटिन्यू करें। हाँ, जी टोटल एसेट में देखें तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, 2.3, 2.1 देन 2.0, और इंडस्ट्री से भी नीचे है। तो मीन्स आपका ये ना जो टोटल एसेट जो है वो गिरता जा रहा है, और एसेट के अंदर आप देखें तो एक फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन 10, 6.4, 8.6 है, मतलब नीचे डिप खा के दोबारा इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन और इंडस्ट्री से अच्छा है। मतलब फिक्स एसेट वैसे अच्छा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल में हमारा एसेट ब्लॉक हो गया, ज़्यादा लग ये रहा है इससे, जिससे से टोटल एसेट जो है ना वो हमारे हो रहे। मैक भी हमने अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया हो, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए हों, और डिस्काउंट्स कुछ बढ़ा दिए हों, इस तरह की चीज़ जिसमें हमें साथ में बेनिफिट भी देने पड़े, मतलब जहाँ हमारा जो कैपिटल ब्लॉक हो रहा है रिसीवेबल्स वगैरह के अंदर। ठीक है, चलिए पार्शली आपने कुछ 2-3 जगहों पर आप पहुंचे। एक तो आपने कहा मे बी आपका रिसीवेबल्स बढ़ गए हो सकता है इन्वेंट्री बढ़ गई हो, इन्वेंट्री टर्नओवर कम हो गया हो आपका, तो इस वजह से करंट एसेट। जी जुनैद, आप कुछ ऐड कर रहे थे? सर, इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे 2001 पे अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट रेशो हमारा 10 है, जो कि इंडस्ट्री से 3 टाइम्स ज़्यादा है। दैट मीन्स कि हम जो है फिक्स एसेट को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब हम टोटल एसेट्स पर आते हैं तो टोटल एसेट्स का जो रेशो है वो इंडस्ट्री रेशो से बहुत ज़्यादा काफ़ी कम है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सर आती है करंट एसेट्स के ऊपर, क्योंकि फिक्स एसेट्स तो आप अच्छे यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन करंट एसेट्स आपने या तो इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा अपने पास होल्ड किए हैं, जिसकी वजह से टोटल एसेट का रेशो जो है वो इंडस्ट्री रेशो से डाउन है। इसी तरह से जब सर हम 2002 पर आ जाते हैं तो 2002 पर आपकी फिक्स एसेट रेशो भी इंडस्ट्री रेशो से कम है, और इसी तरह से सर
टोटल एसिड रेशो भी इंडस्ट्री रेशो से कम है, और दोनों में अगर हम देखेंगे तो फिक्स एसिड का जो रेशो कम है वो अराउंड 0.6 टाइम्स से डाउन है, और जबकि टोटल एसिड जो है अराउंड क्या कहते हैं 0.4 टाइम डाउन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सर हम फिक्स एसिड के पार्ट पे भी इशू है, और जो करंट एसेट्स हैं वो भी हमने ज़्यादा होल्ड किए हैं। हम ना ही फिक्स एसेट हमने पूरी तरह यूटिलाइज करें, और ना ही करंट एसेट्स भी हमने अपने पास होल्ड किए हैं और उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और 2003 में जब हम आते हैं तो अगेन हम फिक्स एसेट तो अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री रेशो से तो ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री रेशो से ज़्यादा अच्छा हमने मेंटेन किया है फिक्स एसेट का रेशो, लेकिन टोटल एसेट्स जो है वो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा नीचे। दैट मीन्स हमने करंट एसेट्स और ज़्यादा होल्ड कर लिए हैं। फिक्स एसेट्स तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन करंट एसेट्स का जो रेशो है वो हमने बहुत ज़्यादा अपने पास मेंटेन कर लिया है, जिसकी वजह से टोटल एसेट्स का रेशो इंडस्ट्री एवरेज से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है जी। आबिद आप कह रहे हैं? जी आबिद हुसैन। तो बहरहाल इसका जो कर्ज है वो यही है कि आपने जो है फिक्स एसेट करंट फिक्स टर्नओवर ज़्यादा है, मे बी इसकी वजह ये हो सकती है कि आपने कोई नई फैक्ट्री लगाई है, आपने नया कोई इक्विपमेंट है जो आपकी ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है इंडस्ट्री से, तो हो सकता है इसकी वजह ये हो। और करंट एसेट ज़्यादा का मतलब ये है कि वो आप सेल नहीं कर पा रहे हो, मे बी जिसकी वजह से इन्वेंट्री और रिसीवर्स पाइल अप हो रहे हो, तो दे मे बी सम कैश फ्लो प्रॉब्लम इन द कंपनी। तो ओवरऑल ये बात मालूम हो रहा है, ठीक है ना? तो मुझे जो कहानी लग रही है ना सर, इससे ये लग रहा है कि 2001 में कोई ये मेजर प्रोडक्ट लेके आए और या अपना एक्सपेंशन मतलब सेल्स वगैरह का लेके आए, जिसमें एसेट टर्नओवर बहुत फिक्स एसेट टर्नओवर बढ़ गया, टोटल टर्नओवर को जो है ना उन्होंने सोचा था वही बढ़ेगा, लेकिन रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री के अंदर पैसा स्टक अप हो गया। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा, जब ये नई प्रोडक्ट लेके आए और सब चीज़ें लेके, तो उनको प्लांट को एक्सपेंशन करना पड़ा 2002 के अंदर, तो उस वजह से फिक्स एसेट टर्नओवर जो है डाउन चला गया, एक डिप आया उसके अंदर, लेकिन स्टिल इनका टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो डाउन ही और फर्दर डाउन हो गया। और उसके इफेक्ट अब आने लगे, वो जो प्लांट लगा था उससे बहुत 2002 के लेटर पार्ट में लगा था, लेकिन उसकी जो सेल्स बढ़ गई उससे 2003 के अंदर, तो वो इम्प्रूव कर गया टोटल एसेट। अभी आगे गोइंग फॉरवर्ड माइट बी फिक्स टोटल एसेट टर्नओवर भी अच्छा हो जाए, माइट बी। हाँ सही है। तो आपने काफ़ी आप ये देखे ना, इन सिर्फ 2 रेशो से आप जो है वो काफ़ी जो है कंपनी के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी जुनैद, यू वांट टू ऐड समथिंग? नो सर, वो हेजुनेट टी-शर्ट अच्छा, अरे टी-शर्ट क्यों नहीं दे उन्हें खिलवानी के ना पाए ना। आई थिंक किसी का माइक ऑन है। चले तो नेक्स्ट जो है हमारा डेट मैनेजमेंट रेशियो है, ठीक है। तो डेट मैनेजमेंट के बारे में कोई बताएगा कि डेट अच्छी होती है, बुरी होती है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? जी एनीबडी? जी हाफिज उस्मान। जी कौन बताएगा? हाफिज उस्मान आप हैं? अच्छा चले फरनाज। सर इसमें आपने बताया था कि अगर रिटर्न ऑन जी फरनाज आपकी आवाज। सर अगर रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो डेट लेना अच्छा है। सर अगर रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो डेट लेना अच्छा है, और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो रिटर्न लेना तो डेट लेना सही नहीं। तो इसकी वजह क्या है? ये तो आपने बड़ा मुफस्सल जवाब दे दिया, लेकिन इसकी वजह क्या है? चले कोई और बता दे, और कौन बताएगा?
आप नवाब साहब आप बताएं। सर यस सर ये एक्चुअली डेट को नॉर्मली अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ें तो कहते हैं इट्स अ टू एज सॉर्ड, मतलब इट कैन कट एंड इवन कैन कट यू। अगर आपने जो है वो अगर उसको तरीके से यूज़ किया तो वो आपके बेनिफिट के लिए आएगा, और अगर आपने तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो वो उल्टा आपको ही कट कर जाएगा। तो ये एक्चुअली रिस्क ही होता है जितना डेट लें आप, लेकिन उस डेट को रिस्क को आप प्रॉपर्ली मैनेज करें। जैसे इन्होंने अभी बताया कि आपका रिटर्न जो है ना वो जितना आपने डेट लिया है, जो आपका रिटर्न ऑन एडिशनल कैपिटल है जिस डेट है उसका रिटर्न उस डेट की कॉस्ट से हायर होना चाहिए। तो इन बॉटम आप है ना एडिशनल रिटर्न जनरेट करते हो, दैट गोज टू इक्विटी होल्डर, दैट गोज टू इक्विटी होल्डर। हाँ सर मैं कह रहा था दैट गोज टू इक्विटी होल्डर, और वो अल्टीमेटली इक्विटी की प्राइस बढ़ाता है, इक्विटी का रिटर्न बढ़ाता है। मीन्स अगर समझे कि हमने 1 लाख रुपए का डेट लिया और 1 लाख वो डेट लिया 10% पे, और हमने जो 1 लाख पे हमने रिटर्न कमाया वो 15% कमाया, तो जो एडिशनल 5,000 रुपये हमने कमाए हैं वो इक्विटी के रिटर्न के अंदर ऐड हो जाएगा। तो मीन्स इक्विटी की जो है ना वो वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो इक्विटी वाले लास्ट में लेते हैं रिटर्न, तो उनको बेनिफिट होगा। अगर यही वाइस वर्सा हो जाए, 15% कॉस्ट पर डी और 10% रिटर्न आ रहा हो, तो इक्विटी होल्डर को नुकसान होगा। तो यही है कि डेट मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है, डेट मैनेजमेंट। यानी आप ये कह लें कि डेट जो है वो अच्छा भी हो सकता है। तो अगर आपका रिटर्न ज़्यादा है तो वो डेट आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, रिटर्न आपकी कॉस्ट से ज़्यादा है। लेकिन हम जो है डेट को जो है एज अ नेगेटिव क्यों ले रहे होते हैं, डिस्पाइट के अच्छा भी हो सकता है, फिर भी जो है वो डेट जो है वो हम एक ये कहते हैं कि भाई डेट कम होनी चाहिए, डेट जो है इसकी वजह क्या है? कोई बताएगा इसको जवाब कि डेट तो अच्छा भी हो सकता है, वो बात तो सही है। कोई बताएगा इसका बात, फिर हम क्यों उसको नेगेटिवली ले रहे देखते हैं? हो सकता है रिस्क की वजह से, रिस्क ना लेने की वजह से। ये कौन सा जी सर इसके अंदर जो हमारे डेट मैनेजमेंट होती है, इसके अंदर तो हम अपना बेस्ट रिटर्न देखते हैं। अच्छा सर, इसके अंदर होता ही है कि अंदर रिस्क हमारी हाई हो जाती है, और इसके अंदर एक होता ही है कि अगर हम फुल डेबिट पे मैनेजमेंट पे चले जाते हैं, डेट मैनेजमेंट के अंदर चले जाते हैं, तो फिर हमारी पावर कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग हमारी कम हो जाती है। अगर हम वर्सेस इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में हमारे पास पावर होती है, इसके अंदर पावर ऑफ डिसीजन। चले वो तो अलग बात है। और कोई ऐड करेगा? जुनैद। सर इसमें वैसे दो ही रीज़न होते हैं। एक तो ये कि डेट लेने से एक तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से आपको ये देखना होता है कि आप उस फंड्स को जो यूटिलाइज कर रहे हैं तो उससे क्या इतना रिटर्न है कि आप अपनी फाइनेंस कॉस्ट को भी मैनेज कर सकें। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं सवाल को, कि अगर हम ये कहते हैं कि आपकी जो रिटर्न है वो उससे ज़्यादा है जितनी आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है, क्या उसके बावजूद जो है डेट का रेशो जो है वो क्या फिर भी कंपनी के लिए ज़्यादा डेट लेना अच्छा है या बुरा है? यानी उसका डेट जो है वो एक नेगेटिव फिर भी यूज़ क्यों, क्या वो फिर भी हम नेगेटिवली यूज़ करेंगे या डेट को एज अ बेहतर चीज़ देखेंगे कंपनी के लिए? सर अगर उस पर रिटर्न हम अच्छा ले रहे हैं तो ये तो सर पॉजिटिव साइन है, लेकिन उसमें भी सर ये चीज़ है कि अगर हम ज़्यादा डेट की तरफ जाते हैं तो समटाइम कंडीशन ऐसी आती हैं कि जो आपके डेटर्स होते हैं उनकी तरफ से फिर डायरेक्टर्स वो अपने नॉमिनेट करते हैं, डायरेक्टर्स उनके इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो समटाइम डिसीजन मेकिंग पावर जो है कंपनी की तरफ से चली जाती है, तो वो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, ये तो अभी किसी और ने भी कहा था ना, किसने कहा था मेरे ख्याल से? अच्छा बाबर। तो अच्छा सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना वो कंपनी की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कितनी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, कितना कैश इनफ्लो ज़्यादा है, कि कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि
कंपनी कितना डेट ले। अगर उसके ऑपरेशन जो हैं वो मतलब काफ़ी सेल्स रेवेन्यू वगैरह ज़्यादा है तो और काफ़ी बड़े पैमाने पे काम कंपनी कर रही है, तो अगर वो डेट लेती भी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो रिटर्न भी कर देगी। और अगर कंपनी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो डेट लेगी तो ऑलरेडी वो जो है वो मुश्किल हो सकती है कंपनी को फ्यूचर में। चले इसमें जो अगर लेट सपोज कंपनी, अगर आप समझते भी हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो, लेकिन वो जो परफॉर्म करेगी वो तो आपने देखा नहीं है ना। आप आज खड़े में आपको कल की परफॉर्मेंस डेट तो आप आज लेंगे ना, मसला कहाँ आ रहा है? मसला ये है डेट आप आज लेंगे और उस डेट की बेस पे आप जो परफॉर्मेंस कह रहे हैं वो कल आएगी, ठीक है ना। अगर आप डेट लेंगे फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उसका रिटर्न आएगा, फिर आप कंपेयर करेंगे कि डेट अच्छी है बुरी है। लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त आपने डेट ली है उसके बाद जो है आपका ये सवाल जो है कि ये डेट अच्छी है बुरी है, यही इनवैलिड हो जाता है, बिकॉज डेट हैज नाउ टर्न इनटू अ संक कॉस्ट, क्योंकि वो डिसीजन आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये कहना कि डेट अच्छी है बुरी है, ये उस पॉइंट पे तो वैलिड रहता ही नहीं है जिस पॉइंट पे आपका कैश फ्लोज आएंगे कंपेरिजन के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आई जी? हाँ सर, मैं हाँ सर जी। ये अगर अब हम वैल्यू ऑफ कंपनी और डेट लेवल को अगर हम देखें तो एक बेल कर्व बनता है, वो ऑप्टिमम लेवल आता है और फिर आगे जाके ना वो गिर रहा था। क्यों? एक्चुअली ये वजह ये है कि जैसे जैसे एक ऑप्टिमम लेवल के बाद हम डेट बढ़ाते हैं तो उसके बाद है ना उसकी डेट की कॉस्ट हायर होनी शुरू हो जाती है। और जैसे अभी एक राइटली पॉइंट आउट किया कि कंट्रोल भी हम लूज करने शुरू करते हैं। जैसे डायरेक्टर्स अपने बोर्ड पर लाने के लिए वो जो लेंडर्स बोलते हैं कि हमारा डायरेक्टर है, तो कंट्रोल्स आपका जो ना कंट्रोलिंग जो है वो आपका वो डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होने लग जाता है लेंडर। दूसरी चीज़ ये कि एक ये कंट्रोल जाता है और फिर मैंने बताया कि जैसे आपको कहा कि बेल कर्व बनता है, मींस एक ऑप्टिमम लेवल आएगा उस तक की आपकी जो डेट होगा, एवरी इंक्रीमेंटल डेट जो होगा, जो मार्जिनल डेट कॉस्ट ऑफ डेट होगी, वो आपकी रिटर्न से, आपने कहा ना जैसे मैंने अभी एग्जांपल पुट की थी 15% और 10%, तो एक लेवल आएगा, थोड़ी बढ़ाएंगे और डेट बढ़ाएंगे तो वो 12% चला जाएगा, फिर 13% चला जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, मार्जिनल जो डेट की कॉस्ट होगी वो रिटर्न से कम, रिटर्न से ज़्यादा होती जाएगी। फिर अल्टीमेटली हमारे पास जो है ना वो उस ऑप्टिमम लेवल से नीचे जाने शुरू हो जाएगा। मींस हमारी डेट की कॉस्ट हायर होगी और रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो आप जो ये बता रहे हैं कि व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेट, सही है ना, कितनी डेट कंपनी को लेनी चाहिए ऑप्टिमम लेवल पे, तो वो उसकी तो बात सही है, ठीक है ना। हाँ, वो डिटरमाइन करेंगे इस तरह कि आप देखेंगे कि किस किस वैल्यू पे कितना परसेंट हमें ना डेट कॉस्ट करेगा। ये हमें एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई इतने लेवल पे हम डेट रखें, भाई 30% डेट रखें, 50% डेट रखें, 70% डेट रखें। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। प्लस मैनेजमेंट ग्रुप कौन सा है, वो किस तरह से बार्गेन करता है लेंडर से, तो वो ये अलग साइड है और एक कंट्रोल वाला साइड अलग है। आप कंट्रोल भी लूज करते हो तो अगर आप सही है, बिल्कुल। तो वो आपकी बात सही है कि अगर हम ये देखें कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए डेट का। अच्छा, मेरा तो पॉइंट जो था ना शुरू का, जो मेरा सवाल था वो ये था कि फी नफ्से ही अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा ऑप्टिमम लेवल है, मैं कह रहा हूँ डेट इटसेल्फ जो है ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कंपनी के लिए, डिस्पाइट के समटाइम्स वो डेट आपको फायदा देती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसे आपने बताया ना लीवरेज के बारे में आपने कहा कि लेवर इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, इट्स अ टू एज स्वॉर्ड। तो फोर्स मल्टीप्लायर ही होता है कि अगर आप उसको बेहतर तरीके से यूज़ करें तो वही जो है आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा देगा, तो और अगर बेहतर तरीके से यूज़ ना करें तो वही कंपनी का प्रॉफिट कम कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि डेट जो है वो कंपनी का लेवरेज का काम देती है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि डेट जो है वो डेट इज़ नॉट गुड फॉर कंपनी, हाई लेवल ऑफ डेट। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह जो है सर वॉलेटाइल होती है ना रिस्क। हाँ, इसकी वजह वॉलेटिलिटी है। डेट जो है ना वो रिस्कीनेस बढ़ाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको ये नहीं मालूम ये कंपनी जो है ये प्रॉफिट करेगी या नहीं करेगी, यानी कि उसका रिटर्न जो है वो डेट की कॉस्ट से ज़्यादा होगा या नहीं होगा। ये आपको मालूम उस वक्त होता है जब आप डेट ले चुके होते हैं और जब आप उस डेट का से जो है आपने इन्वेस्टमेंट की होती है और उसके 1 साल बाद जब रिटर्न आ रहा होता है, उस वक्त आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि डेट अच्छी है बुरी है। लेकिन जिस वक्त आप डेट ले रहे होते हैं उस वक्त आप ये नहीं बता सकते डेट अच्छी है बुरी है, तो आप एस्टिमेट करते हैं कि आपका रिटर्न ये होगा अगले साल, तो उस वजह से आप ये देखते हैं कि हमें डेट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो होता ये है कि जो भी आप एस्टिमेट करेंगे तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, उसका जो है ना फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगी।
तो ज़्यादा रिटर्न के चांस भी होते हैं, कम रिटर्न के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब आपकी वॉलीटिलिटी बढ़ जाएगी तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो डेट जो है वो रिस्क को बढ़ा देती है, और इस रिस्क को कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है ना। तो डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क, और जब आपका रिस्क बढ़ता है तो यू हैव टू हैव एडिशनल बेनिफिट टू कंपनसेट फॉर दैट एडिशनल रिस्क जो आपको होता है, ठीक है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि डेट ज़्यादा होने की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट रिस्क, सो यू डिमांड मोर रिटर्न, सही है, यू डिमांड मोर बेनिफिट। जी वाब साहब, आप कुछ ऐड करेंगे? वाब साहब, फिर हाफिज उस्मान। मैं सर एक चीज बोलना चाह रहा था जी सर। एक चीज होती है ऑपरेशनल रिस्क, जिसको आप कहते हैं कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, सही। और एक होता है ये फाइनेंशियल रिस्क। हाँ सही। तो ये आपस में इंटर लिंक है कि जिसके अंदर ऑपरेशनल रिस्क हाई होगा उसमें फाइनेंशियल रिस्क को आपको थोड़ा सा कम रखना चाहिए ताकि आपका बिजनेस रिस्क मैनेज रहे। और अगर ऑपरेशनल रिस्क जहाँ पर कम है, फिक्स कॉस्ट कम पड़ रही है, और वहाँ पे आप डेट ज़्यादा भी ले लो तो आपका जो है ना फ्लक्चुएशन इतनी नहीं होगी। मीन्स वॉल्यूम जैसे ही ऊपर नीचे होगा तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी हिट कर रही होती है ना आपकी प्रॉफिट मार्जिन को, जो ऑपरेशनल रिस्क सही है। देखिए ना, ये दोनों चीज़ों में कॉमनैलिटी क्या है ये ज़रा समझ लें। ऑपरेशनल रिस्क में और फाइनेंशियल रिस्क में दोनों की कॉमनैलिटी है द कॉम्पोनेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑन योर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपका जो कॉस्ट होगी वो फिक्स हो जाएगी, सही है ना। जबकि आपकी सेल्स जो है वो वेरी करेगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई एक कॉम्पोनेंट फिक्स हो जाए और इनफ्लोज आपका वेरी करें तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा वेरिएबल होगा, ठीक है ना। मैं एग्जांपल कहता हूँ कि अगर आपका कॉस्ट भी वेरी कर रही है और सेल्स भी वेरी कर रही है तो प्रॉफिट जो है वो कम वेरी करेगा एज कम्पेयर टू अगर एक चीज फिक्स है और दूसरी वेरी कर रही है। तो वॉलीटिलिटी इस वक्त बढ़ जाएगी जब आपकी एक कॉस्ट फिक्स हो जाएगी, सही है। फिक्स नेचर की जो कॉस्ट होगी दैट विल इंक्रीज द वॉलीटिलिटी, सही है ना। ये बात समझ में आ रही है पॉइंट ना? हाँ, लेकिन हम लोग देखें सर, इस तरह से देखा जाएगा कि किसी कंपनी के अंदर अगर ऑपरेशनल रिस्क हाई है तो उसका फाइनेंशियल रिस्क भी मतलब कंपेरेबली कम होना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो ऑलरेडी हाई रिस्क पे है तो उसमें मजदूर जो है लोन लेके फिक्स कॉस्ट ऐड करना इस टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, वो जरा देखना पड़ेगा कि वो इतना फिजिबल नहीं है एज कम्पेयर टू जहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क कम है, ठीक है ना। ऑपरेशनल रिस्क और बिजनेस रिस्क होता है ना, बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगा आपका, ओवरऑल बिजनेस रिस्क को देखा जाएगा तो ऑपरेशनल रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क की दोनों बातें देखते हैं। ये मैंने कंपैरिजन देख सकते हैं, मतलब जिस इंडस्ट्री में बड़ी फिक्स कॉस्ट होती है और फिक्स कॉस्ट जिसमें डेप्रिसिएशन है तो उसको डेट पे नहीं रखना चाहिए ज़्यादा। अगर रखें तो साथ में फिर आपका सेल्स भी जो है वो फिक्स हो। जैसे हमारे पावर प्लांट के अंदर उन्होंने मिनिमम सेल का रखा हुआ है, जब डेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो साथ में उन्होंने कि भाई इतना तो आपको उठाना ही है। बाकी जिस अभी हम लोगों को पड़ बिजली का जिसमें 65% सेल्स होनी है, और अपनी कवरेज इसीलिए कर रहे हैं वो लोग। तो देखिए ना वो क्या कैपिटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चार्जेस गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट ऐसे किया है कि अगर आप सेल्स ना भी करें तो आपको इतने % जो है वो चार्जेस देने पड़ते हैं ना। तो इसके लिए जो आप ये कहते हैं कि सेल्स की नेचर फिक्स हो जाती है। जब सेल्स की नेचर फिक्स हो जाएगी तो फिर आप फिर फ्लक्चुएशन जो है ना वो कम होगी, चाहे तो आप उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट ऐड भी कर दें क्योंकि आपकी सेल्स की नेचर फिक्स है। नॉर्मल हालात में क्योंकि सेल्स वेरिएबल होती है और अनप्रेडिक्टेबल होती है, इस वजह से आपकी कॉस्ट अगर वेरिएबल हो तो ज़्यादा कम फ्लक्चुएशन के चांस होते हैं प्रॉफिट के एज कम्पेयर टू कॉस्ट। पावर हमारी सर्दियों में कंजम्पशन और गर्मियों में कंजम्पशन का बहुत बड़ा फर्क है पाकिस्तान के अंदर, वो कई टाइम्स का फर्क है। अभी तो हम कहते हैं कि 3000 मेगावाट एक्सेस इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी कंजम्पशन नहीं है, और इसकी वजह जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ज़्यादा मसले मसाइल हैं। तो और उसके सर्दियों में और बढ़ जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा पेमेंट है। तो ये बात है। तो क्लियर हो गई बात जी। हाफिज उस्मान आप कुछ कहेंगे? जी सर। सर मैं सर ये इसके अंदर अगर हम बात करें ऑपरेशनल रिस्क की सर, अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर हम कंपनी डेट करती है और उसके ऊपर फिर उनकी सेल अच्छी होती है, इसके अंदर तो रिस्क है कि अगर सेल अच्छी नहीं हुई तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन सर इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स,
जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने हमारे डैम बनाने के लिए एक हैवी लोन लिया है, तो सर उसके अंदर इस फैक्टर क्या होगा? उसके अंदर तो हमें पता है ना कि आफ्टर 10 ईयर या 15 ईयर्स हमें जो है उसका रिटर्न अच्छा होगा। एस्टिमेट करते हैं। देखिए पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में फर्क होता है। गवर्नमेंट वो रिस्क ले सकती है, लॉन्ग टर्म रिस्क ले सकती है, वो उसके पास डीप पॉकेट्स होती हैं, वो जो है सस्टेन कर सकती है एक लॉन्ग टर्म जो है कैश नॉन आउटफ्लो का। गवर्नमेंट पैसा छाप सकती है, गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, तो गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता ये रिस्क लेना। हालांकि आपकी बात सही है कि इतना बड़ा आप कई बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और दूसरा ये है कि एस्टिमेशन में तो डैम की जो बिजली आएगी वो तो 100% यूटिलाइज होगी, फिर भी अगर जो मिनिस्क्यूल चांस ऑफ रिस्क होता है वो गवर्नमेंट के लिए इतना मसला नहीं होता एज कम्पेयर टू प्राइवेट। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट की फंक्शनली डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप अरबों तो सर इसके अंदर फिर यही हुआ ना, तो फिर रिस्क हमारे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ऐसी है ना सर? बिल्कुल। रिस्क जो है वो वेरिएबिलिटी ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, सेकेंडली ये वेरिएबिलिटी ऑफ कॉस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जी सर बिल्कुल। सबसे पहले वेरिएबिलिटी ऑफ सेल्स आ जाएगा, वो नेचर ऑफ बिजनेस से डिपेंड करेगा, और फिर वेरिएबिलिटी ऑफ कॉस्ट आ जाएगा, वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट यानी बिजनेस कॉस्ट जो है ना वो मिला के तय करेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपका रिस्क को बताएंगी। तो जो फाइनेंशियल कॉस्ट होगी वो एक एडिशनल रिस्क होगा जो कि आप ओवर एंड अबव ऑपरेशनल रिस्क आप ले रहे होते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से हम कहते हैं कि डेट जो है दैट विल इंक्रीज द रिस्कीनेस ऑफ द बिजनेस। सही है, क्लियर है बात? अगर आप वो रिकॉर्डिंग देखें तो मैंने उसको एग्जाम्पल से बताया था कि एक कंपनी है उसने जो इतनी डेट ली, एक ने इतनी डेट ली, और उसका हमने फ्लक्चुएशन दिखाई है ना कि अगर जो डेट नहीं लेने वाली कंपनी है उसकी फ्लक्चुएशन कितनी है और जो डेट लेने वाली कंपनी है उसकी फ्लक्चुएशन कितनी है। इससे हमने अंदाजा लगाया था कि जिस इसमें जो है रिस्क ज़्यादा है। सही है ना? जी जी हयान कादिर जी, आप कुछ कहें? अस्सलाम वालेकुम सर। आई हैव अ क्वेश्चन। बेसिकली देखें, जैसे हम ये एक बात समझते हैं कि कंपनीज को जब भी कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है तो दो ही सोर्सेज हैं, या तो शेयर होल्डर से इन्वेस्टमेंट आती है या हम डेट से इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस करते हैं। तो शेयर होल्डर्स जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, उसमें रिटर्न ज़्यादा डिमांडेड होता है, रिस्क की इनकम वो ज़्यादा है। तो अगर हम डेट इन्वेस्ट करते चले जाएं, मतलब चीपर सोर्स ऑफ इनकम है, और मतलब हम ये एक ऑप्टिमम लेवल अचीव कर लें दोनों का, यानी द इन्वेस्टर्स इनकम एंड द डेट इनकम, दोनों को मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम रिड्यूस कर सकते हैं, एक ऑप्टिमम लेवल अचीव कर सकते हैं। यानी कि मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये गलत तो नहीं है, डेट एक ऑप्टिमम लेवल तक हमें इंजेक्ट करना सही है हमारे लिए, ऐसा ही है? हाँ मतलब ये, लेकिन ये ऑप्टिमल लेवल कैसे निकालेंगे ये असल सवाल है ना। व्हाट वुड बी योर ऑप्टिमल लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी? ये बात सही है कि 100% इक्विटी भी सही नहीं है और डेट या खास लेवल से ज़्यादा भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों सूरतों में जो है आपके बिजनेस की रिस्कीनेस बढ़ जाती है। तो दूसरा ये कि जैसा आपने कहा कि डेट एक चीपर सोर्स है, तो अगर आपको डेट मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जो है होता ये है कि डेट जितनी आप ज़्यादा लेते रहेंगे उतना जो है डेट की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। ठीक है, नंबर वन। और दूसरा ये कि डेट की एक्सेसिबिलिटी का भी मसला होगा कि आपको अनलिमिटेड, ये जो आप कैपिटल मार्केट, ये जो आप पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, अगर आपने पढ़ी हो, जिसका आप रेफरेंस एक्चुअली ऑप्टिमल लेवल ऑफ डेट जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो है वो बताती है। उसके अंदर बहुत सारी अजम्पशंस हैं जो कि इनवैलिड हैं, क्योंकि उनकी अगर अजम्पशन आप पढ़ें तो पहली अजम्पशन उनकी ये होती है कि यू हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी एट अ रिक्वायर्ड रेट। तो ये वैलिड नहीं है रियल लाइफ में ना। आप 100% पॉसिबल नहीं कर सकते। एक खास लेवल पे आके जब आपका कोलेट्रल एक्सपायर हो जाएगा, जब आपकी कंपनी का वो हो जाएगा तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आप अनलिमिटेड लेवल ऑफ डेट पे सस्टेन कर सकें। तो वो थ्योरीज है, लेकिन ये कि रियल लाइफ के अंदर जो है ना वो इस तरह से ऑप्टिमल लेवल नहीं आ सकता जैसे थ्योरी में आ रहा है ना। तो लेकिन जो है इसका दूसरा एंगल भी है, वो ये कि डेट लेने से आपकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, वो रिस्कीनेस तो बढ़ाती है, लेकिन यू हैव एन ऑगमेंटेड ग्रोथ, जैसा मैंने कहा लीवरेज का इफेक्ट होता है। तो बाज़ कंपनीज डेलिबरेटली अपनी ग्रोथ को स्लो रखती हैं, तो वो डेट नहीं लेती। तो पाकिस्तान की कंपनीज के अंदर मसला ये होता है कि बिकॉज दे डोंट टेक दैट डेट। अगर आप अक्सर कंपनीज की बैलेंस शीट उठा के देखें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर वो इक्विटी फाइनेंस 100%, तो वो डेट लेती नहीं, तो वो ऑर्गेनिकली ग्रो करती हैं। ऑर्गेनिकली ग्रो का मतलब ये होता है कि जैसे पौधा है वो छोटे से बड़ा होता है, ऑर्गेनिकली बढ़ता है।
आहिस्ता 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 कई सालों में बढ़ता है। और एक होता है तरीका दुनिया में जो आजकल जो फास्ट पेस ग्रोथ का तरीका है, वो ये होता है कि आपकी कंपनी स्टेब्लिश हुई, आपने बहुत बड़ी डेट ले ली, उससे आपने जो है ना वो जो आप 10 साल में पहुंचेंगे वहाँ वो आप 1 साल में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जो डेट की वजह से जो है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है आपकी। उसमें जो है चांसेस भी ज़्यादा होते हैं मरने के, चांस यानी कंपनी ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। जबकि हम जो है बिलीव करते हैं पाकिस्तानी कंपनीज अक्सर ऑर्गेनिक ग्रोथ पर, वो कहती हैं कि नहीं वी डोंट नीड टू ग्रो दैट मच, हम जो है अपनी नेचुरल रेट पे ग्रोथ करेंगे। सो इस वजह से पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो डेट इतनी ज़्यादा लेती नहीं है, अगर आप उसको देखें ना। सही ठीक है ना? सही बिल्कुल। ठीक है ना? Yes, sir, thank you. तो वो आपने देखा होगा ना, एक होती है देसी मुर्गी और एक होती है वो फार्म वाली मुर्गी। तो फार्म वाली जो है वो 2 महीने में बढ़ जाती है ना, तो सही। उसको जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, ठीक है। लेकिन उसमें मरने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रोथ मॉडल। तो दुनिया भर में जो है ना ये फास्ट पेस ग्रोथ मॉडल चल रहा है इस वक्त दुनिया में। आप ये देखें कंपनीज फ्रॉम नोवेयर जो है वो एक ऐसी लेवल पे पहुंच जाती हैं जो आप। सर एक चीज़ मैं बोलता हूँ सर, इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि आप अगर डेट ना लें तो आप फर्दर कैपिटल इशू दे दें, राइट दे दें, ये दे दें, लेकिन उसका एक सेकंड इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है। तो डेट जो इशू करने का एक रीज़न ये भी होता है कि आप जो है कैपिटल आपको एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है, तो आप पाकिस्तान में जो केस है ना वो ये है कि लोग राइट शेयर ज़्यादा इशू करते हैं, तो राइट शेयर में तो इक्विटी डाइल्यूट नहीं होती ना, ये तो वैसे जनरल उसमें होती है। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो तरीका है वो ये होता है कि जब ओनर के पास पैसा आया तो आपने थोड़ा सा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस को थोड़ा सा ग्रो करा लिया, वरना बिजनेस अपने एक ऑर्गेनिक रेट पे चल रहा है। जो आपकी रिटेन अर्निंग कर रहे हैं वो रिटेन अर्निंग से ही आप फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं सारे प्रोजेक्ट की, तो यू डोंट नीड टू ग्रो दैट मच, ठीक है ना। एक बिजनेस होता है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। आप जैसे टेस्ला की एग्जांपल ले लें, टेस्ला जो है 3 साल पहले जो है उसकी 50 बिलियन की भी कंपनी नहीं थी वो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो शायद अमेजोन को बेच रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। तो अब आप ये देखें वो टेस्ला इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द साइज ऑफ करोला यानी टोयोटा। अब आप ये देखें टोयोटा जो है वो दुनिया के मेरे ख्याल से 100-150 मुल्कों में प्लांट्स हैं उसके, और मेरे ख्याल से 150 मॉडल बनाती होगी गाड़ी के। तो उससे जो है टेस्ला जो है 3 गुना बड़ी कंपनी बन गई है फ्रॉम नोवेयर। तो ये एक तरह से कंपनी ने कभी भी कॉर्पोरेट बिजनेसेस ने इस तरह की ग्रोथ नहीं देखी जो आजकल जो ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोथ जो है ना ये डेट की वजह से, और एक सिस्टम है जिसको वेंचर कैपिटल का सिस्टम पूरा है, प्राइवेट इक्विटी का सिस्टम है जो वॉल स्ट्रीट के अंदर है, उसकी वजह से ये बढ़ते हैं इस तरह से। तो पाकिस्तान में क्योंकि हमारा फोकस भी नहीं है ऐसा, ना हमारे पास ऐसा कोई इकोसिस्टम बना हुआ है, ना हम फोकस करते हैं, तो हम जो है ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ करते हैं ये लोग, मतलब इन शॉर्ट ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं। आप यू कैन नॉट इमेजिन, आप खुद सोचें ना, ये जो कंपनी जो है इस वक्त आप टॉप फॉर्च्यून 500 की आप टॉप 50 कंपनीज निकाल लें और वो 10 साल पहले की टॉप 50 कंपनीज निकाल लेंगे, आपको पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो 10 साल में ऐसी कंपनीज ग्रो हो गई जो कि दूसरी कंपनीज को 100-150 साल लगते हैं ना। सर हमें करना चाहिए क्या, हमें पाकिस्तान के अंदर ये मार्केट को चेंज करना चाहिए, हम भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए इससे जो है ना सबसे बड़ा खतरा जो ओनर्स को होता है वो ओनरशिप डाइल्यूशन का होता है, जैसे आपने बात की ना। तो लोग चाहते नहीं है कि हमारा कंट्रोल लूज हो, चाहे हमारी कंपनी छोटी से छोटी हो। अमेरिका में ये होता है, वही कहते हैं कि नहीं हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं है, हमें जो है अपना स्टेक से मतलब है। तो अगर कंपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल पे चली जाती है तो अगर हम ओनरशिप 10% भी होगा तो हमें जो मिलेगा वो उससे कहीं ज़्यादा होगा जितना छोटी कंपनी में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ओनरशिप के साथ। हाँ, उसके मैक्सिमम 30% होल्डिंग पे भी वो डायरेक्टर बैठे होते हैं। वहाँ होता यही है, वहाँ पे जो है ना डाइल्यूटेड होती है, वहाँ पे कोई बंदा 50% पे नहीं होता, 30%, 16%, 17%। गूगल के जो ओरिजिनल ओनर है उन्होंने इक्विटी A-B बना के रखी हुई है, कुछ अल्फाबेट करके जो है, उसकी जो वोटिंग राइट हाई है। ऐसे ही है, दूसरी भी है। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि वहाँ डाइल्यूशन होती है, हमारे यहाँ जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं यूरोप वगैरह में भी, और वहाँ पे इतनी डाइल्यूशन पे नहीं होती है, जिसकी वजह से कंपनी इतनी ग्रो नहीं करती। कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है, कॉर्पोरेट का सेक्टर जो है वो इतना ग्रो नहीं करता इन मुल्कों में एज कम्पेयर टू वॉल स्ट्रीट ना, अमेरिका के अंदर जो ग्रो करता है। सही है ना। तो ये है वजह, एक तो डेट, तो ये कि डेट जो है वो रिस्कीनेस बढ़ा देती है। तो अच्छा अब डेट का खैर ये तो हमने एक
डिस्कशन की, तो अब डेट के रेशोज पे बताएगा कौन कौन से रेशोज है डेट के? जी सर एक रेशियो जो है वो ये है कि डेट टू इक्विटी, डेट टू सर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी है, और डेट रेशियो डेट टू टोटल एसेट है ये आपने सामने दिया हुआ है, और टाई है वो इंटरेस्ट कवर किसको कहते हैं, टाई टाइम्स टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, सही क्या? टाई इज टाइम इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। यस सर, टाइम इंटरेस्ट अर्न। तो टाई क्या बताता है ये, इसके बारे में बताएं। और फिर एक और रेशो है EBIT DA कवरेज रेशो, इसमें और टाई TI रेशो में क्या फर्क है, कोई बताएगा? जी सर वो शायद ऑन बैलेंस शीट होता है, ये ऑफ बैलेंस शीट होता है। हाँ ये बताएं जरा, ये बताएं इसके क्या क्या है सर। इसके अंदर वो जो लीज पेमेंट को भी कंसिडर कर रहे हैं, लीज पेमेंट को ले रहे हैं। लीज पेमेंट ये वाली जो है वो आपने ऐसी लीज पेमेंट्स ली हैं जो कि फाइनेंस लीज नहीं है, ऑपरेटिंग लीज है आपकी। हाँ तो उनको भी कंसिडर बताया खलील रहमान ने बताया। ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो है और ऑन बैलेंस शीट आइटम से डेट का क्या ताल्लुक है, ये कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? सर वही बता रहा हूँ कि जो ऑपरेटिंग लीज होती है ना वो ऑन बैलेंस शीट नहीं होती है। वो ऑपरेटिंग लीज मतलब में आपने रेंटल एग्रीमेंट आपको कंसिडर करते हैं, तो उसकी जो पेमेंट्स है ना वो भी आपकी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती हैं। अगर फाइनेंस लीज होंगी तो वो ऑन बैलेंस शीट आ जाएंगी, तो वो तो आपकी उसके अंदर कवर हो जाएंगी इंटरेस्ट में सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पर अगर ऑफ बैलेंस शीट है, हेलो, डेट का क्या ताल्लुक है उससे? अगर आप ऑफ बैलेंस रख रहे हैं उससे डेट रेशियो से क्या ताल्लुक है उसका? डेट वो आपको पेमेंट करनी है, आपने कमिटमेंट की हुई है, वो आपको पेमेंट करनी है। ऑफ बैलेंस शीट है, आपकी बैलेंस शीट में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपको पेमेंट करनी है। वो जस्ट लाइक लोन ही है, वो आपने लॉन्ग एग्रीमेंट किया हुआ है, जस्ट लाइक लोन है, लेकिन हम बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा। और कोई इसको ऐड करेगा? एनीबॉडी एल्स? इसको एलोबरेट करेगा, इसको ये जो बात इन्होंने कही? जी भाई देखें ना, इसका एग्जांपल मैंने जैसे मैंने बताया कि आपको कोई लोन क्यों लिया जाता है? लोन क्यों लिया जाता है? लोन जो है वो लोन कैपिटल एसेट, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंस करने के लिए या वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए है ना, तो आप फाइनेंसिंग के लिए यूज करते हैं। तो दैट मीन्स के वो लोन से एसेट क्रिएट होता है। दैट मीन्स कि आपकी बैलेंस शीट पे यू हैव एंट्री के आपने लोन लिया है, लायबिलिटी क्रिएट होती है और आपका एक एसेट क्रिएट होता है, ठीक है। और ये दो इफेक्ट होते हैं बैलेंस शीट पे, और दो इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में होते हैं। वो क्या होते हैं कि क्योंकि लोन लिया होता है तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा, और जो एसेट लिया होता है उससे आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। तो ये दो एंट्री जो है वो इनकम स्टेटमेंट में होती है, ठीक है। अगर आप लोन लेने से, अच्छा लोन लेने का फायदा क्या होता है कि आपके पास एक एसेट आ जाता है, ठीक है। अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप एसेट ले लेते हैं, लेकिन ये चारों एंट्री आपकी ना बैलेंस शीट में आती है ना इनकम स्टेटमेंट में आती है, लेकिन आपके पास एसेट आ जाता है। वो तरीका होता है लीज का। तो अगर आपने लीज लिया हो, लीज की हुई होती है कोई चीज़, ऑपरेटिंग लीज जैसे होती है, तो क्या होता है कि आपने जो है वो एसेट जो आपने लोन लेके खरीदना था वो आपने वैसे ही लीज पे ले लिया, क्योंकि एसेट आपकी ओनरशिप में नहीं है तो एसेट आपकी बैलेंस शीट में नहीं होगा, सही है। सिमिलरली आपने लोन नहीं लिया तो आपकी लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं होगी। सिमिलरली क्योंकि एसेट नहीं है तो आपकी डेप्रिसिएशन भी काउंट नहीं होगी, और क्योंकि आपने लोन नहीं लिया तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी काउंट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें काउंट नहीं होंगी, लेकिन उसकी जगह जो है ना एक रेंट एक्सपेंस काउंट होगा जो कि लीज पेमेंट को जाहिर कर रहा होगा।
तो इसको कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। कि आपने फाइनेंसिंग का बेनिफिट तो उठा लिया, लेकिन जो है वो जो है उसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं आया, यानी कि एक्चुअली आपका जो रेंट एक्सपेंस है वो तो फिक्स है, रेंटल पेमेंट्स, और वो हाँ रेंटल पेमेंट ऑलमोस्ट डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कॉस्ट के तरफ डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट। सो दैट मींस कि आपके बिजनेस ने उतना ही रिस्क ले लिया कि जो आपकी फाइनेंसिंग रिस्क होता है, ऑपरेटिंग रिस्क के अलावा जो ऊपर ओवर एंड अबव जो रिस्क होता है फाइनेंसिंग रिस्क, वो अपने बिजनेस ने ले लिया। तो दैट मींस कि आपके बिजनेस ने एज ए फाइनेंसिंग कर ली, क्योंकि आपका बिजनेस उतना ही रिस्की हो गया जितना एक फाइनेंसिंग करने वाले का बिजनेस होता है, क्योंकि उसमें जो फिक्स कॉस्ट होती है वो वही फिक्स आइटम मोरलेस आपके भी हैं। हाँ वो दोनों आ गए, टैक्सेशन और दोनों। हाँ सही है, इंटरेस्ट जगह पे रेंट। हाँ, लेकिन जो है क्योंकि आपके पास वो डेट नहीं है, तो डेट रेशोज जो है वो शो नहीं कर रहा है वो रिस्कीनेस जो कि बिजनेस के अंदर मौजूद है। तो इसकी वजह से जो है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो भी जो है ऐसे लोगों के लिए, यानी ऐसे बिजनेस के लिए बायस्ड हो जाएगा, वो नहीं बताएगा सही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, EBIT DA कवरेज रेशो लेते हैं, जिसके अंदर ये दोनों बिजनेसेस चाहे फाइनेंस होगी या नॉन फाइनेंस होगी वो एक ही लेवल पे आ जाते हैं। सही है ना? ठीक है ना? तो वो कैसे आते हैं? वो ऐसा आ जाते हैं कि आपने EBIT ले लिया, यानी कि यू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, उस लेवल पे आ गए आप जहाँ पे डेप्रिसिएशन भी नहीं है। उसके बाद उसमें लीज पेमेंट यानी रेंट एक्सपेंस ऐड कर दिया, तो दैट इज द टोटल। ठीक है, यानी अर्निंग। उसके नीचे आपने डिवाइड क्या किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस को, लीज पेमेंट को और प्रिंसिपल पेमेंट को। ठीक है ना? तो इससे जो है ना आपको वही मिलेगा जो TIE का रेशो का होगा। TIE जो है क्या होता है, नेट इनकम अपॉन TIE, इसके ऊपर था EBIT अपॉन इंटरेस्ट था। ठीक है ना? तो यानी TIE क्या शो कर रहा है, कितना टाइम्स आपकी इनकम है यू आर सेफ आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट। ठीक है ना? अगर तो ऑफ बैलेंस शीट होता है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत कम होता, तो ये बहुत अच्छा TIE बताता है। लेकिन ऑन बैलेंस शीट के अंदर हमने क्या कर दिया, उसमें लीज पेमेंट भी ऐड कर दी है, तो इसमें रेंटल भी कवर होगा, और न्यूमरेटर में भी लीज पेमेंट्स हमने ऐड की है, बिकॉज आपने जो है EBIT DA में लीज पेमेंट माइनस कर दी थी। तो बिकॉज आपने यहाँ माइनस कर दी थी, तो यू हैव टू ऐड बैक दीस लीज पेमेंट। ठीक है, ताकि हमने लीज रेंट एक्सपेंस से पहले के लेवल पे इनकम को लिया है, ताकि यू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए बराबर हो। क्लियर है बात? प्रिंसिपल पेमेंट नहीं, तो ये प्रिंसिपल पेमेंट जीरो आ रही है आगे, इट मींस ये ऑपरेटिंग लीज जो आप रेंटल एग्रीमेंट कह रहे हैं ना, लेकिन आगे इनसे प्रिंसिपल पेमेंट जीरो आ रही है। प्रिंसिपल पेमेंट एसेट फॉर्मूले में इसका इम्पैक्ट जीरो ही आ रहा है। प्रिंसिपल पेमेंट्स क्या है, ये एक्चुअली ये सारा करंट पोर्शन है। तो अगर आपका लीज उसी पीरियड में, यानी कि अगर आपकी कोई प्रिंसिपल पेमेंट उसी साल में आ रही हो, सिर्फ उस वक्त ये रखते हैं, वरना जीरो रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल पेमेंट उस साल नहीं आ रही है तो उसमें जीरो होगा। तो ये क्योंकि करंट पोर्शन कहलाता है, इस वजह से इसमें सिर्फ उस साल की प्रिंसिपल पेमेंट होती है। ठीक है ना? इस वजह से यहाँ पे जीरो रखा है। ठीक है, और कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? ये बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी हसीब सर जस्ट हम मैथमेटिकल कंसर्न से, अगर न्यूमरेटर में भी आपके पास लीज पेमेंट्स हैं और डिनोमिनेटर में भी हैं, तो ये तो एक दूसरे को नॉक ऑफ कर देंगे। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, न्यूमरेटर में अगर लीज पेमेंट्स ऐड कर इसलिए कर रहे हैं कि EBIT DA में आपने माइनस कर दी थी लीज पेमेंट ना, तो क्योंकि हमें जो है ना हम कंपेयर क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर को, तो हमें जो है न्यूमरेटर ऐसा चाहिए जो लीज और नॉन लीज के लिए बराबर हो। ठीक है, यानी कि अगर जिसने ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की हुई है और जिसने ऑन बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की है, उन दोनों का न्यूमरेटर बराबर हो। तो उसके लिए आपको एक ऐसे लेवल पे ले जाना होगा जहाँ पे लीज पेमेंट भी नहीं हुई भी हो। इस वजह से हमने EBIT DA जो है यहाँ से शुरू किया, जिसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं है, एमोर्टाइजेशन भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। तो यानी कि ये जो है ऑन बैलेंस शीट वालों के लिए बराबर हो गया उसके। लेकिन ऑफ बैलेंस शीट वाले जो है लीज पेमेंट कर रहे हैं जो इससे ऊपर आता है, तो इस वजह से हमने उसमें, क्योंकि हमने वो माइनस किया हुआ था, तो हमने उसको भी प्लस कर दिया। यानी कि आप समझ लें इससे भी एक लेवल ऊपर लेगा, जहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एंड लीज पेमेंट कह लें इसको। ठीक है, तो जब आपके पास आ जाएगी तो फिर आप उससे डिवाइड करके आपको सही मालूम होगा। क्लियर, बात समझ में आई? थैंक यू सर। चलें तो गुड। तो ये इससे क्या पता चल रहा है डेट टू इक्विटी रेशो, TI और EBI इस कंपनी के बारे में जरा कोई बताएगा? जी, ये इससे इस स्लाइड से आपको इन तीन रेशो को देखते हुए
आप कंपनी के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं? जी, एनीबडी? जी वाब साहब। तो इसके अंदर देखें आप, ये पहले जो 2001 की बात है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास डेट टू टोटल एसेट रेशियो 54.8 आ रहा है %। साथ में टाई 4.3 मीन्स हम जो हमारे पास EBIT आ रहा है वो 4.3 टाइम्स है ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। एबिटा जो है कवरेज वो 3 आ रही है। लेकिन हम जैसे 2002 में जाते हैं तो हमने एक एडिशनल डेट ले लिया, और ये मोस्ट प्रॉब्ली हमने ना करंट लिया होगा, क्योंकि इसके अगले साल में दोबारा जो है ना वो हमारा, क्योंकि ये टोटल डेट टू एसेट है, तो हमने कोई करंट डेट उठाया है, यानी शॉर्ट टर्म डेट उठाया है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर, और उसकी वजह से हमारा टाई गिर गया, एबिटा भी गिर गया। लेकिन इसके 2003 में जाते हैं फिर ये चीज़ सही हो जाती है। इसका मे बी कॉज हो सकता है कोई हमारे पास प्रोजेक्ट आया, उसके लिए हमें ना एक इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स हमारे कुछ खड़े हुए, तो हमने उसके लिए डेट लिया, रनिंग फाइनेंस उठाया, हमने इंपोर्ट किया मटेरियल, प्रोडक्शन हुई, हमने सेल किया, और फिर हम दोबारा उसी बल्कि उससे बेहतर लेवल पर आ गए हम लोग। टाई हमारी टाई और इम्प्रूव कर गया हमारे पास, या फिर हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता ये, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के अंदर जाके बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है दोबारा ना, तो हमारे पास चीज़ जो है ना वो इम्प्रूव कर जा रही है। 50 की जगह 44 आ गया 2003 के अंदर। क्या हुआ, क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं इसमें, कोई बताएगा? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं देख के? या तो दोनों लिए हैं डेट, लॉन्ग टर्म भी लिया है और शॉर्ट टर्म भी लिया है, और जो शॉर्ट टर्म था वो रीपे हो गया, और लॉन्ग टर्म जो है ना वो पार्टली रीपे हुआ, और यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो डेट टू एसेट जो है रेशो 54 की जगह 44 हो गया, और यहाँ पर टाई जो है वो 7 आ गया और इम्प्रूव कर गया, और एबिटा जो है 5.9 आ गया 3 की जगह पे 2003 में। मेरा ये हाँ ठीक है, और कोई बताएगा इसका एनालिसिस? सर इसमें एक चीज़ रह गई है, इंडस्ट्री के मुकाबले में ना आप वर्स थे 2001 में, 2003 में इंडस्ट्री से बेहतर हो गए, और इसी तरह 2001 में भी आप खराब थे और आप 2003 में बेहतर हो गए। तो टाई 2003 के अंदर क्या आप इंडस्ट्री से बेहतर हो गए, क्या हुआ? टाई के अंदर ना डेट टोटल एसेट जो है हमारे पास 54% था, इंडस्ट्री 50% था, और 2003 में 44% हो गया। मींस आपका डेट जो है इंडस्ट्री से आपने कम कर लिया अपना, यानी आपका बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क जो था आपका कम हो गया। सेम वे टाई जो है वो जो इंटरेस्ट कवर जो है वो जो है आपका 6.2 के अगेंस्ट 4.3 था, अब 7 हो गया, 7 टाइम्स हो गया। मींस आपने ज़्यादा टाइम्स आप इंडस्ट्री से बेहतर पोजीशन में आ गए। एबिटा कवरेज जो है वो 8 की जगह पहले 3 था, अब 5.9, आप बेहतर कंडीशन की तरफ जा रहे हो, इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन ये कि आपका अभी भी इंडस्ट्री एवरेज आपने अचीव नहीं किया है एबिटा कवरेज के अंदर, उसके अंदर आपको करना है अभी फर्दर काम। और कोई बताएगा इसमें, कोई ऐड करेगा इसमें? देखिए इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है जो आप लोग शायद नहीं पकड़ सके। यस सर, वो टाई और एबिटा की है। हाँ क्या है वो बताएं, क्या क्या चीज बहुत क्लियर नजर आ रही है इसके अंदर? सर इसमें ऐसे टाई जो है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा है, लेकिन एबिटा हमारे इंडस्ट्री से कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सर बहुत जो लोन वगैरह हैं वो जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए, छुपाए जा रहे हैं। जब ओरिजिनल हम पोजीशन पे जाते हैं तो हमारा एबिटा कम हो जाता है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की गई है, हाँ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग सर, ये भी है कवरेज। हाँ ये चीज आपने नहीं पकड़ी कि आपने देखे हैं कि यहाँ से 2001 बहुत बुरा था, 2002 बहुत बुरा था, 2003 एकदम से अच्छा हो गया, और लेकिन आप ये देखें कि विदाउट अगर हम EBIT DA लगाएं तो अभी बुरा है। तो बेसिकली इसमें ये हुआ है, जो अच्छा हुआ है इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ अपना जो है ना फाइनेंसिंग ऑफ बैलेंस शीट शिफ्ट कर ली, जिसकी वजह से ये तो रेशियोज इंप्रूव हो गए, लेकिन EBIT DA कवरेज इंप्रूव नहीं हो सका क्योंकि वो रियल रेशो है।
वो उस पर ऑफ बैलेंस शीट इफेक्ट को भी पकड़ लेता है। तो इस वजह से जो है हमें ये मालूम हुआ कि इन्होंने लीज पेमेंट्स भी की हुई है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की हुई है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? सर यही चक्कर है, इन्होंने जो 54 की जगह 44 लेके आए डेट टू टोटल एसेट का माइट भी उसको ऑपरेटिंग लीज में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने जो ऑपरेटिंग लीज ले ली है, उन्होंने एसेट लीज पे ले लिया है, जिसकी वजह से आपको दिखाने के लिए कि भाई आप अब मजीद लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप गए होंगे बैंक के पास, बैंक ने कहा होगा आपने पहले बहुत सारा लोन लिया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको इनकम बढ़ाते हैं, तो इनकम इन्होंने लीज से बढ़ाया ताकि आप बैंक के पास जाएं और मजीद लोन ले लें। एग्जाम्पल पुट करते थे, एक प्लांट आपने लिया हुआ था लोन के ऊपर, आपने उसको वो लीज पे करा लिया, लीज पे करा, हाँ लीजिंग कंपनी के थ्रू आपने एग्रीमेंट किया, रेंट पर लीज पे ले लिया आपने, फाइनेंस लीज नहीं गई, आपने ऑपरेटिंग लीज कर ली, उसको स्ट्रक्चर ऐसा रखा। चले, तो ये आपको समझ में आया डेट की ज़रूरत क्या है और क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें। आखिरी जो ग्रुप है वो है प्रॉफिटेबिलिटी, बल्कि सेकंड लास्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसके अंदर वो क्या शो करता है और क्या क्या रेशोज होते हैं, इसके बारे में कोई सही हम कंपनी को मेजर कर रहे होते हैं इसके जो प्रॉफिट होते हैं कि प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है सेल्स में, एसेट में और इक्विटी में। देखिए हेल्प कर रहा था हमें मेजरमेंट के कि हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट हमें किस हिसाब से करना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि प्रॉफिट इज अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये होता है कि कंपनी की जितनी भी एफर्ट्स होती हैं वो जो है वो बॉइल्स डाउन होती है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो दैट मीन्स कि आपका अगर टर्नओवर रेशो अच्छा होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, डेट मैनेजमेंट अच्छी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट आएगा, लिक्विडिटी बेहतर होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट आएगा। तो ये जितने भी ऊपर हमने रेशोज पढ़े हैं उसका इफेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है। तो एक इसको इसलिए कहते हैं कि दे आर मल्टीपल वेज के जिससे प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। तो इट्स अ बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर वो तमाम चीज़ें आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, मेजर कैसे किया जाता है जी नूरुलैन? सर ये इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास, नेट प्रॉफिट है और रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं। जैसे रिटर्न टू ऑन इक्विटी है, ये हम शेयर होल्डर से हम रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स में कितने इन्वेस्टमेंट की हुई है और शेयर होल्डर से कितना रिटर्न आ रहा है। सही। और वैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है और रिटर्न ऑन एसेट्स है। और रिटर्न ऑन एसेट्स में हम ये देख रहे होते हैं कंपनी के पास एसेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। अच्छा, और ये बीईपी क्या होता है, बेसिक अर्निंग पावर, ये क्या शो कर रहा होता है? प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा बताएं, कोई और बता दे चले। इसके अंदर जो है वो रेशोज होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी देखने के, आरओए हो गया, आरओई हो गया, बीईपी हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ठीक है। तो ये बाकी जो दो हैं वो उसके बारे में भी बताएं। सर इसके अंदर सलाम सर, ये क्या था कि प्रॉफिट मार्जिन आपने भी बताया, साथ में ना आप ये आपने आरओए आरओई जो है वो तो टोटल एसेट के ऊपर बता रहा है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट एंड टोटल इक्विटी। जितनी भी नेट इनकम आई है उसको आप टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे। मतलब में आपके पास इसको कह लें कि पीएटी भी कहते हैं इसको इनडायरेक्टली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स परसेंटेज जो है वो भी यही कहलाती है आरओए। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी जो होगा वो सिर्फ स्टॉक से जो आपके इक्विटी होगा उससे डिवाइड किया जाएगा, नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी। इसका ये कहते हैं ईपी अर्निंग पर शेयर को अगर परसेंटेज फॉर्म में दिखाएं तो फिर आपको ये आ जाएगा, परसेंटेज फॉर्म में दिखाएं अर्निंग पर शेयर को, कि जो आप अर्निंग पर शेयर को डिवाइड कर देंगे आप उसकी पार वैल्यू से, तो आपका रिटर्न इक्विटी भी ऑल्टरनेटिवली आ सकता है। एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी रेशियो होता है और एबिटा भी होता है और जीपी भी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखा जाता है। एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन का भी एक रेशियो होता है, सी का जो है ना, हर एक का अलग अलग मसरफ है। आरओई क्या शो कर रहा होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, के इक्विटी होल्डर्स के लिए रिटर्न कितना है। आरओए क्या शो कर रहा होता है, रिटर्न ऑन एसेट, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है बिजनेस में उस पर रिटर्न कितना है।
या हाँ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना रिटर्न होगा, इन्वेस्टमेंट पे ROI कह लें उसको। अच्छा BEP क्या शो कर रहा होता है, बेसिक अर्निंग पावर। अच्छा इसमें और ROA में क्या फर्क है? BEP में जो है नेट इनकम आती है, ROA में नेट इनकम अपॉन एसेट्स आता है, BEP में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आता है। तो बिकॉज हमने पहले डिस्कस किया था ना, अर्निंग और टैक्सेस और इंटरेस्ट जो है वो जो बिल्कुल बेसिक यानी वो कोर बिजनेस का नहीं होता। तो अगर हम कोर बिजनेस का रिटर्न देखेंगे तो BEP ले लेंगे, ठीक है ना, इट रिमूव द इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। तो अगर हम कोर रिटर्न देखेंगे तो बेसिक अर्निंग पावर ले सकते हैं। अच्छा फिर प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो है आपका देखिए रिटर्न जो है ना वो दो तरीके से आ सकता है। रिटर्न जो है, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ये बता रहा होता है कि कितना आपने मार्जिन रखा है अपना सेल्स और नेट इनकम में, यानी कि आपका प्रॉफिट में कितना, यानी आपने कॉस्ट से कितना ऊपर बेचा बेसिकली, ठीक है ना, ये मार्जिन होता है। अब ये समझो कि मार्जिन जो है, देखिए प्रॉफिट जो है वो दो चैनल से आप ले सकते हैं। एक तो डिमांड साइड है और एक सप्लाई साइड है। डिमांड साइड का मतलब ये है कि आपने कुछ नहीं किया, यू गॉट लकी, आपका प्रोडक्ट एकदम से हिट हो गया, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, आपने कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया, प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि सेल्स बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया। एक होती है सप्लाई साइड। सप्लाई साइड का मतलब ये होता है कि आपने जो है अपने ऑपरेशंस को बेहतर किया, इफिशिएंसी ले आए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर दी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम कर दी, जिसकी वजह से जो है एग्जिस्टिंग सेल्स पे आपने प्रॉफिट मार्जिन यानी आपका ROE बढ़ा दिया। तो रिटर्न जो है प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिमांड साइड भी कर सकता है और सप्लाई साइड भी कर सकता है। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिमांड साइड को रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअली, कि वो एक्चुअली वो ये बता रहा है कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया उस सेल्स की पॉइंट है, कि आपने यानी ये समझ लीजिए शो कर रहा है कि आपकी सेल्स और कॉस्ट के अंदर फर्क कितना है। तो एक्चुअली ये वैसे तो दोनों को आप थ्योरेटिकली कह सकते हैं, लेकिन ये मोरलेस ये लोग को रहा है कि आपकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, आपकी सेल्स जो है उसकी प्राइस और डिमांड ये दोनों जो है वो कितनी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट, सही है ना। तो अगर मार्जिन के फॉर्म में देखना है तो वो नेट इनकम और सेल्स कर सकते हैं। ओवरऑल रिटर्न के फॉर्म में देखना है तो BEP हो गया, ROA हो गया, ROE हो गया, सही है ना। अगर सर इसको अगर यूं पुट करें सर, किस कह रहा है, अगर समझे कि आपकी इकोनॉमी में बूम है, तो उस बूम की वजह से आपका टोटल प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, आपको क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी वही सर्टेन रहेगी, माइट भी लॉन्ग टर्म थोड़ी बढ़े, लेकिन आपकी नेट इनकम अचानक से उस साल बढ़ जाएगी। हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ये। और एनीथिंग एल्स? तो ये है बेसिकली अच्छा डेट का इफेक्ट ROE पे क्या पड़ेगा? डेट जो है वो लोअर्ड बाय रिटर्न ऑन एसेट जो है वो ROE इज लोअर्ड बाय डेट। जितना आप डेट ज़्यादा लेंगे तो ROE वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है ना एक्सपेंस एडिशन आ जाए, इसको ROE को लो कर देता है, ठीक है ना। बट ROE जो है वो रेस कर देगा इक्विटी को, क्योंकि इक्विटी जो है कम हो जाएगी, आपकी डिनोमिनेटर भी कम हो जाएगा, तो ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, सही है ना। ROE बढ़ सकता है और ROA कम हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि डेट लेने की वजह से न्यूमरेटर में इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, तो जिसकी वजह से ROA बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। और ROE में क्या होगा, क्योंकि डेट बढ़ जाएगा तो इनकम वगैरह बढ़ जाएगी आपकी, तो लेकिन इक्विटी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने जो है तो वो टोटल इनकम कम से डिवाइड होगी, तो ROE बढ़ जाएगा, सही है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया इसको, तो खैर ROE जो है वो रिस्क को कंसीडर नहीं करता। ROE जो है वो प्योर रिटर्न का फॉर्मूला वो है, इसी वजह से हम डेट रेशोज वगैरह से रिस्क वगैरह भी निकाल रहे होते हैं। आखिरी जो रेशो है वो है मार्केटेबिलिटी रेशो। मार्केटेबिलिटी रेशो क्या शो कर रहा है कि मार्केट ने कितना वैल्यू ऐड किया है। जो MV है ये वही है एक्चुअली कॉन्सेप्ट। इसके बारे में कोई बताएगा? जी जी, मार्केटेबिलिटी रेशो सर
सर इसके अंदर जो पी शो करता है कि इन्वेस्टर का कितना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर ना, आपकी अर्निंग के ऊपर। अगर आप यहाँ पर जैसे एग्जांपल में $1 आप अर्न कर रहे हैं और प्राइस आपकी $12 है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज 12x आ रहा है। मीन्स वो इन्वेस्टर इज सीइंग दैट कि आप इस प्रॉफिट को ऑन एवरेज 12 साल तक सस्टेन कर सकते हैं। तो एक आप इस तरह से कर सकते हैं इसकी इन्फ्लुएंस। तो उसमें आप वो 12 टाइम्स अर्निंग का देने के लिए तैयार है आपको, और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी अर्न कर लेगा, उस पर रिटर्न भी अर्न कर लेगा। पी रेशो जो है, प्राइस अर्निंग रेशो, वो ज्यादा होना अच्छी बात है कंपनी के लिए, कम होना अच्छी बात है? ज्यादा होना अच्छी बात है। क्यों, वजह क्या? सर ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है आपकी कंपनी के ऊपर कि भाई वो कितना कॉन्फिडेंट है कि मैनेजमेंट पे, उसकी अर्निंग पर, कि वो दिखा रहा है कि भाई वो 12 टाइम्स प्राइस अर्निंग की 12 टाइम्स पे करने के लिए तैयार है। मीन्स वो लॉजिक पे बंदा ये कहे कि अगर पी रेशो कम होगा तो मैं कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा अर्निंग कमा सकता हूँ, तो भाई ये तो पी कम अच्छा है, तो बंदा उसको क्या आर्गुमेंट दे? कम होगा तो कॉन्फिडेंस कम है ना इन्वेस्टर का आपकी कंपनी के ऊपर। और कोई ऐड करेगा इसमें? तो वो ये बात सही है कि वैसे बजाय तो अगर देखें पी अगर कम होगा तो कम रेट पे, कम इन्वेस्टमेंट पे आप ज़्यादा रिटर्न ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो रिटर्न है, अर्निंग जो है, ये पिछले साल की अर्निंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही अर्निंग नेक्स्ट ईयर ही मिले। तो वो एक्चुअली तो वो अर्निंग नेक्स्ट ईयर का होने का चांस जो है वो कॉन्फिडेंस पे आता है, और वो कॉन्फिडेंस अगर बढ़ जाएगा तो आज अगर कल को वो समझेंगे कि अर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी तो आज की प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर प्राइस कम है तो इसका मतलब है वो ये समझ रहे हैं कि कल की अर्निंग इतनी अच्छी नहीं होगी, तभी आज की प्राइस कम है। इस वजह से ज़्यादा प्राइस यानी ज़्यादा पी जो है दैट विल बी मोर बेटर फॉर अ कंपनी एज कम्पेयर टू लो पी। क्लियर है? और इसी तरह या फिर ये कैश फ्लो, प्राइस टू कैश फ्लो, इसमें क्या फ़र्क है? अर्निंग, ये वही फर्क है जो अर्निंग और कैश फ्लो के अंदर फर्क है। अर्निंग जो है वो मैनिपुलेट हो सकती है, कैश फ्लो मैनिपुलेट नहीं हो सकती। तो इस वजह से अगर आपको थोड़ा सा रोबस्ट मेथड चाहिए तो प्राइस टू कैश फ्लो देख सकते हैं। सही है? मार्केट टू बुक वैल्यू है, ये क्या रेशो है? ये वही रेशो है जो एमबीए है, सिर्फ एमबीए में क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये शो कर रहा है 1.56 टाइम, तो दैट मीन्स कि मार्केट हैज 1.56 टाइम जो है ना वो वैल्यू ऐड की है। सही है? एक मिनट सर, मैं एक चीज पूछना था, जो कैश फ्लो है वो क्या डिविडेंड पर शेयर है एक्चुअली? कैश फ्लो पर शेयर है। वो अच्छा, जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये क्या लिया है 253.6 ऑपरेटिंग कैश फ्लो, 117 भी, ये दोनों ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अच्छा, शुरू में आ रहे होंगे ये। ठीक है। तो कोई इसमें सवाल है, कोई क्वेश्चन? बाकी ये आखिरी वाला देख लें, ये ड्यूपॉन्ट इक्वेशन है। आरओई को अगर हम डिकम्पोज करें तो वो 3 हिस्सों में डिकम्पोज कर सकते हैं। सही है? आरओई क्या होता है देखें, मैं आपको समझाता हूँ। आरओई जो है, ये आपको नजर आ रहा होगा, आरओई जो है वो क्या है, नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी, ठीक है ना? सर नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल कॉमन इक्विटी, ठीक है ना? नेट इनकम और इक्विटी है, ठीक है ना? जी सर। तो कहते हैं आरओई, ठीक है ना? इसको अगर हम डिकम्पोज कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि आरओई नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइड बाय इक्विटी, कर सकते हैं? ये आपने व्हाइट बोर्ड वगैरह सर खोला है सर क्या? नहीं, नीचे आप देखें, मैं जो ये जो स्लाइड है ना उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, नजर आ रहा होगा। स्लाइड के नीचे का नजर नहीं आ रहा सर, सिर्फ स्लाइड। जी सर, आ गया अब आ गया, आगे नजर। ठीक है, ठीक है, कमेंट्स में डाल रहे हैं, ठीक है। तो सर ये फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ रहा है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। सेकंड पॉइंट जो आपने लिखा सेल्स प्लस सेल्स, नेट इनकम अपॉन सेल, हमने क्या किया कि इक्विटी को नेट इनकम अपॉन सेल्स कर दिया और मल्टीप्लाई बाय सेल्स अपॉन इक्विटी, तो सेल्स कट जाएगा तो नेट इनकम अपॉन इक्विटी बन जाएगा ना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना।
नेट इनकम अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स अपॉन इक्विटी, ये लिख सकते हैं इसको। हाँ फर्दर आपने खोल दिया एक तरह से फॉर्मूले को, फर्दर इसको खोल दिया है, यानी कि इक्विटी को हमने खोल के ये कर दिया, हालांकि सेल्स कट जाएगा, इसको मजीद खोल देते हैं, ठीक है ना। हम ये इसको ऐसे भी खोल सकते हैं कि नेट इनकम सेल्स on asset on जी, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल सही है। तो सेल्स कट गया, एसेट कट गया, तो नेट इनकम और इक्विटी आ जाएगा। तो अगर हम नेट इनकम को खोल देंगे ना, तो ये वाला अगर इस पे ले आएंगे तो यही एक्चुअली ये ड्यू पॉइंट इक्वेशन बता रही है। नेट इनकम अपॉन सेल्स जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है, सेल्स अपॉन एसेट टर्नओवर कहलाता है, और एसेट अपॉन इक्विटी ये इक्विटी मल्टीप्लायर होता है। यानी कि आप समझ लें डेट टू इक्विटी रेशो की ये एक इनवर्स फॉर्म है, ठीक है। डेट टू एसेट की एक कन्वर्ट फॉर्म है। ये बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है सर, समझ में आ गई सर। ये एक्चुअली आपने फर्दर इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। Yes, sir. अब आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट इज अ ब्लैक बॉक्स। तो इस ब्लैक बॉक्स में जो है कितनी 3 चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। नेट इनकम और सेल, दिस इज प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कौन सी है? डिमांड साइड, जो मैंने आपको बताया ना कि यू सर्टनली बिकेम लकी, आपकी सेल्स बढ़ गई। अच्छा, सेल्स अपॉन एसेट ये टर्नओवर है, टोटल एसेट टर्नओवर। ये सप्लाई साइड है कि हाउ वेल यू आर मैनेजिंग योर एसेट्स, एफिशिएंसी कितनी है। और तीसरा एसेट अपॉन इक्विटी, ये इक्विटी मल्टीप्लायर है, ये शो कर रहा है कि कितना आपने डेट लिया है। तो डेट जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा जो भी आपने एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी, यानी ये दोनों के इफेक्ट को डेट मल्टीप्लाई कर देगा, सही है ना। तो अगर ये दोनों मिलाएं तो आरओई जो है वो एक्चुअली इन तीनों का मुरक्कब है बेसिकली। तो अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन 3.6% है और आपने डेट लिया हुआ है, तो क्योंकि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह टर्नओवर 2 है तो 3.6 इंटू 2, ये जो टोटल जो एफिशिएंसी और प्रॉफिट मार्जिन मिला के जो आपने इफेक्ट किया है, इस पूरे इफेक्ट को डेट जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा। अगर ये नेगेटिव होता तो यही डेट जो है उसको भी मल्टीप्लाई कर देता। अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव होता तो व्हाट विल हैपन, यही डेट जो है ये इसको तो लीवरेज का इफेक्ट आ गया कि 1.8 टाइम्स जो है ना प्रॉफिट, ये दोनों इफेक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डेट उसको मल्टीप्लाई कर दे। तो बेसिकली ये ड्यू पॉइंट जो है आपको ये बताता है कि जो प्रॉफिट जो कि ब्लैक बॉक्स है, ये दो चीजों से आ रहा होता है। वन इज द डिमांड साइड एंड अदर वन इज द सप्लाई साइड। आप कितना बेहतर प्रॉफिट कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, और आप अपने प्रोडक्ट को कितना इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये दोनों मिलाएंगे तो ये बनेगा, आप समझ लें कि टोटल डिमांड एंड सप्लाई। और जो डेट होगा ये उसी का इफेक्ट, अगर पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये बेसिकली ये पूरा जो है ना, आप समझ लें ड्यू पॉइंट इक्वेशन, ये जो पूरा जो एनालिसिस है उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर रही है। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? सर एक चीज मुझे होगा सर, अगर रेशियोज अगर देखें तो पहला वाला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, दूसरा टर्नओवर रेशियो है, और तीसरा जो है वो आपका एक तरह से डेट टू इक्विटी रेशियो, इक्विटी मल्टीप्लायर। मतलब आपने तीनों आपने डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर एज वेल एज डेट मैनेजमेंट। चौथा भी है, वो क्या है? आरओई विच इज प्रॉफिटेबिलिटी। तो दैट मींस कि वो जो प्रॉफिटेबिलिटी जो चौथा है वो इन तीनों पे डिपेंड करता है, सही है ना? ठीक है, ठीक है ना। तो वही मैंने बताया कि इस रेशो में ऑलमोस्ट जितना भी आज डिस्कस हुआ है, जितने भी एनालिसिस है, वो इस जो है रेशो में कवर हो गया, सही है ना। तो अगर आज ड्यू पॉइंट आपको समझ में आ गई तो ये ड्यू पॉइंट इक्वेशन कहलाती है। तो इसका मतलब है कि आपने पूरा एनालिसिस समझ लिया। जी उमर फारूक, यू हैव टू से समथिंग है।
सर सॉरी टू इंटरप्ट, सर हमारे मैं सीआर हूँ सेक्शन बी का, हमारा ना जी नया आवाज आपकी बिल्कुल कट रही है। वेटिंग पर है आप। अच्छा मैं बस अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बस 2-3 मिनट में एंड कर रहा हूँ। टाइमिंग अभी किसकी क्लास है आपकी? डिस्टर्ब हो गई आज की, तो अगर आप वाइंड अप कर देते हैं। हाँ मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं 2-3 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। हेलो हेलो सर ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फार? इसके अंदर कोई सवाल है? सर ये बता दिए कि 3.6 जो प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज लिया है, तो बाकी रेशो बगैर परसेंटेज के हैं जो हाँ। मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो सर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन परसेंटेज करेंगे। हाँ, अगर आपने ये परसेंटेज में लिया है तो आप जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज फॉर्म में होगा। अगर आपने डेसिमल में लिया है तो जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको परसेंटेज में नहीं लेते तो ये क्या होता, 0.036 होता। तो ये जो आंसर आता वो आता 0.13, ठीक है ना। तो डेट डिपेंड्स कि अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में लेना है तो आपको डायरेक्ट यहाँ परसेंटेज फॉर्म में ले ले, तो आरओई परसेंटेज निकलेगा 13.3। नहीं सर, मतलब हम जो टर्नओवर या इक्विटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो रेशो में है ना, वो रेशो में है, वो परसेंटेज में तो नहीं। वो रेशो मल्टीप्लाई परसेंटेज करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि आप चाहे तो डेसिमल में कर लें चाहे परसेंटेज में कर लें, जो भी आंसर आएगा वो जो है सेम ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको डेसिमल में कर लिया तो 0.036 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 0.18 बनेगा 0.13, ठीक है ना। उसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 13.3 बन जाएगा, तो वही परसेंटेज में बन जाएगा। सही है, ठीक है। तो ये कंपनी ने आपने देख लें कि सोर्सेस ऑफ आरओई 2001 में नेगेटिव थी, तो वो प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव था। देखिए ना, अब आप ये समझ लीजिए इस कंपनी के बारे में 2002 में क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव था और डेट ज़्यादा थी, तो वही नेगेटिव प्रॉफिट जो है वो 32 टाइम्स नेगेटिव चला गया आरओई के अंदर, ठीक है ना। तो डेट मल्टीप्लाई हो गई, सही है। तो जहाँ पॉजिटिव था तो वहाँ उसको तो डेट जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, और ये दो अफेक्ट जो है वो है वो आपके कोर अफेक्ट है, सही है। एनी क्वेश्चन सो फार? ये जो है हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। इसके अंदर कोई स्लाइड्स ये देख लें जरा, 35, 36 पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन। इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें कि कंपैरिजन, एक तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि कंपैरिजन विद इंडस्ट्री हो सकता है कि कंग्लोमरेट फर्म जो होती है ये क्या होती है, वो होती है जिसने मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट किया होता है, यानी होल्डिंग कंपनीज। तो होल्डिंग कंपनीज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन, नंबर 1। दूसरा है कि एवरेज परफॉर्मेंस इज नॉट नेसेसरली गुड, परहैप्स द फर्म कुड एम एट हायर। तो क्योंकि अगर आपने बेंचमार्क एवरेज को रखा हुआ होता है अपने साथ, तो वो जो है एवरेज से ज़्यादा बेहतर भी परफॉर्म कर सकती है। तीसरा क्या है कि विंडो सीजनल इफेक्ट जो है वो भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। समटाइम्स जो है आपने रेशो एक ऐसे सीजन में लिया है जो आपके लिए हीन है, तो वो रेशो जो है वो बेंचमार्क आपका सीजनल भी हो सकता है, तो इसकी वजह से आपको जो है सीजनैलिटी को भी नलीफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल ये सीजनल इफेक्ट आपको नजर आएगा गाड़ियों के अंदर, जैसे इंडस मोटर्स है, इनकी एक साइकिल होती है 5 साल की। तो अगर आप साइकिल के एंड में आपने कोई रेशो निकाला है तो वो हो सकता है अच्छा हो, क्योंकि 5 साल बाद वो बदल रहा होता है। तो अगर तो इंडस मोटर को आप वैल्यू कर रहे हैं तो मे बी आप ईयर वाइज नहीं करें, आप उस पूरा साइकिल वाइज करें, 5-5 साल का पीरियड को वैल्यूएट करें, वो ज़्यादा बेहतर मेजर है। तो सीजनल इफेक्ट भी आपको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं रेशो को। विंडो ड्रेसिंग भी कर सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डेप्रिसिएशन का यूज़ या नॉन कैश का यूज़ जो है वो आपको डिस्टॉर्ट कर सकती है, सही है। तरह से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी डिस्टॉर्ट कर सकती है। जैसे आपने जो है डेप्रिसिएशन का आपने फिक्स एसेट की लाइफ क्या ले ली, लीफो या फीफो मेथड लेते हैं, ये इसको भी कर सकते हैं। दूसरा है कि समटाइम्स इज हार्ड टू टेल इफ द रेशो इज गुड और बैड। ये मैंने आपको बताया ना, इंडिविजुअल रेशो कुछ आपको नहीं बताता, आपको जो है एक बर्ड आई व्यू लेना होता है बाय लुकिंग एट ऑल द रेशो एट द सेम टाइम। तो एक रेशो आपको कुछ नहीं बता रहा होता। दिस इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू टेल वेदर द कंपनी इज ऑन बैलेंस, इज स्ट्रॉन्ग और वीक, जब तक आपको सारे रेशोज को इंटीग्रेट नहीं करेगा। फिर ये कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो है
वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर कंपटीशन आ जाता है, रिलायबिलिटी ऑफ की कस्टमर, प्रोडक्ट और सप्लायर, कि अगर आपका सप्लायर एक है या कस्टमर एक है या आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर रिस्कीनेस बढ़ जाएगा। डिस्पाइट आप प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बनाएंगे लेकिन फिर भी आपका रिस्कीनेस बढ़ जाएगा, बिकॉज आपका रिलायबिलिटी एक के ऊपर है। फिर इसी तरह से ओवरसीज के अंदर इफेक्ट आ सकता है, कंपटीशन पे आ सकता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से, लीगल या रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से। एनी क्वेश्चन सो फार इन सब चीज़ों में? कोई सवाल है तो बता दें, वरना विल बी एंडिंग अप। जी हाफिज उस्मान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर इसके अंदर डिस्कस करना है सर, ये आरओई के जो बारे में उन्होंने बताया था, डू पॉइंट इक्वेशन। तो सर ये इक्वेशन जो है ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, या अगर हम इसकी मेन डेफिनेशन उस पे जाएं फॉर्मूला के ऊपर सर, नेट इनकम अपॉन इक्विटी, तो ये तो सेम होगा ना हर कंपनी के बारे में। वैल्यूज तो डिफरेंट होंगी लेकिन फॉर्मूला तो सेम लगेगा। और सर ये जो इक्वेशन है ये भी सेम होगी या इक्वेशन तो चेंज होगी ना सर कंपनी टू कंपनी? क्यों चेंज होगी? हर कंपनी के ड्यू पॉइंट इक्वेशन तो आपकी सेम होगी ना, उसमें कंपनी की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। ओके ओके सर, ठीक है। और कोई हसीब साहब आप कुछ कह रहे हैं? सर विंडो ड्रेसिंग की कोई एक एग्जांपल दे देंगे प्लीज? विंडो ड्रेसिंग की जैसे बैलेंस शीट, ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग अभी हमने आज ही डिस्कस किया, विंडो ड्रेसिंग। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं आपकी। बाज़ दफ़ा आप जो है डेप्रिसिएशन की लाइफ ऑफ उसको चेंज कर लेते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ के साथ भी आप चेंज कर सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग जो है ना अमूमन जो है वो नॉन कैश आइटम के साथ की जाती है, ठीक है ना? सही है, थैंक यू सर। चलें तो ये आज का एनी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस नेक्स्ट, हसीब साहब यू हैव वांट टू से समथिंग? नहीं सर, थैंक यू सो मच। सर जुनैद है। सर मेरी एक सजेशन है और एक रिक्वेस्ट